हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल, जहां पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है फॉर एएमयू ट्रिपल ई बीटेक प्रिपरेशन इन फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज, वीडियो सॉल्यूशंस एंड मच मोर। तो अगर आप बेस्ट फॉर्म में प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी एएमयू ट्रिपल ई बीटेक के लिए, तो ज्वाइन आवर कंप्लीट कोर्स, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव डाउट सेशंस, डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल, रिवीजन, लाइव कॉल्स, पीवाईक्यूज, पर्सनल गाइडेंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कंप्लीट एंड इन डेप्थ एनालिसिस, ये सारा कुछ इन आवर कंप्लीट कोर्स। अदरवाइज पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मिलेगा फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट, बिकॉज दिस इज मिशन एएमयू ट्रिपल ई 2024। सेट टाइम बाउंड गोल अब ऑफलाइन में भी आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा है। सो डू ज्वाइन आवर लेटेस्ट बैचेस फॉर एएमयू बीटेक एंड एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर द एएमयू बीटेक प्रिपरेशन। सो बेस्ट कंटेंट के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए डू ज्वाइन आवर कंप्लीट कोर्स। तो एमयू ट्रिपल ई बीटेक के मैथमेटिक्स पीवाई की सीरीज में आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो 2023-24 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए, उससे पहले 6 क्वेश्चंस, उसके पहले 3, 4, 5 क्वेश्चंस तो हर साल लगातार कंसिस्टेंटली इससे पूछे जाते रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से 2 पाई तक हमें इंटीग्रेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx का। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करने के लिए सबसे पहले इसके ग्राफ को देखना होगा। तो लेट सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, जहाँ पे ये हमने बना रखा है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ। यूजुअली साइन एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, सिर्फ फर्क इतना होगा कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम जो वैल्यू होता है -1 होता है। अगर आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम जो पीक मिलेगा ये 2 मिलेगा और मिनिमम वैल्यू -2 मिलेगा। अब कुछ वहां पे मैंने एंगल मार्क कर रखे हैं कि जैसे पाई पे 0 होता है साइन का वैल्यू, 2 पाई पे 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है, तो वहीं से स्टार्ट किया गया है। पाई/6 पे साइन एक्स की वैल्यू हाफ होती है, तो 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा, वही यहाँ पे मार्किंग की गई है। ऐसे ही 5 पाई/6 पे भी हाफ होता है, तो 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके वो भी 1 दे देगा। 7 पाई/6, 11 पाई/6 पे अपने को वैल्यू माइनस हाफ होता है, लेकिन 2 इंटू माइनस हाफ करने से -1 मिल जाएगा, तो वो भी मार्क कर रखा है। तो अगर आप देखो तो जो भी पोर्शन ग्राफ का 1 से नीचे है, यहाँ से यहाँ तक आप देखते रहो, मैं हाईलाइट करते रहूंगा। तो मैंने 1 तक के वाइट पोर्शन को यानी पाई/6 तक मैंने क्या किया, उसको हाईलाइट किया आपके सामने। तो अब फिर से देखो, आप ये पाई/6 तक ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। वहां पे क्या होगा, 1 से नीचे आ रहा है ना 2 sin x का वैल्यू, क्योंकि ये ओवरऑल 2 sin x का ही ग्राफ है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 0 होगा। तो इसलिए जब आप स्प्लिट करोगे 0 से 2 पाई को स्टेप वाइज में, तो पहले 0 से पाई/6 तक जाओगे, और उस केस में यहाँ पे 0 ही आएगा वैल्यू ओवरऑल। ठीक है, तो 0 dx लिख दिया मैंने। अब जो अगला पड़ाव है वो है पाई/6 से पाई/2 तक का। ठीक है, उसमें 1 से और 2 तक की वैल्यूज हैं, बट 2 हमें लेना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे पाई/6 से आगे बढ़ेंगे और पाई/2 तक जाएंगे। बट पाई/2 को अभी टच नहीं किया क्योंकि उस पर 2 आ जा रहा है वैल्यू, तो अभी 1 लेके चलेंगे, 1 dx। 1.99 तक गए होंगे, बट पाई/2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर अगली बार हम स्टार्ट करेंगे पाई/2 से वैल्यू, और जाएंगे 5 पाई/6 तक। अभी भी वो वैल्यू जस्ट 2 से थोड़ा सा कम होगा, और बेसिकली पाई/6 यानी 1 से ज़्यादा ही होगा, तो अभी भी वो 1 ही आएगा, 1 dx। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा निगेटिव साइड में जाएंगे, यानी 5 पाई/6 से अगर आप देखो तो अब वैल्यू ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो 5 पाई/6 के आगे अगर आप देखो तो ग्राफ फिर से 1 के नीचे आ गया, और उस 1 से नीचे वाले क्वांटिटी का लेट सपोज 0.9, 0.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होता है, और ये कहाँ तक हो रहा है, पाई तक। तो पाई तक फिर से वो 0 आ गया। नेक्स्ट, अब पाई से आगे बढ़ा जाए, तो अगर आप देखो पाई से लेके 7 पाई/6 तक का क्या हाल है, वो जा रहा है -1 तक वैल्यू, लेकिन -1 अभी टच नहीं किया, अभी -1 से जस्ट पहले है। तो -0.1 भी होगा तो भी आंसर तो -1 ही देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि उससे पहले वाला वैल्यू देता है वो। नाम भले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन देता है उससे स्मॉलर वाला इंटीजर। फिर आगे और बढ़े अगर, तो यहाँ पे 7 पाई/6 से लेकर के अगर हम लोग जाएं 3 पाई/2 तक। ठीक है, तो 3 पाई/2 तक जाएंगे तो आप देखो ग्राफ -1 से आगे बढ़ चुका है ये वाला पोर्शन, और जा रहा है -2 तक। तो -1.1 हो, -1.2 हो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो रिटर्न आपको -2 ही करेगा। फिर इस वाले पोर्शन में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो यहाँ इस पोर्शन में भी -2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाले केस में हम लोग डायरेक्ट
हम लोग लिख सकते थे ये 3 पाई बाई 2 की जगह पे स्ट्रेट अवे जा सकते थे 11 पाई बाई 6 तक। तो मैं इसको मिटा के 11 पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप जो अपर लिमिट है उसको डायरेक्ट अब लिख सकते हो आप 11 पाई बाई 6। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आ गया -2। अब अगर हम लोग ग्राफ के फाइनल पोर्शन पे जाएं 11 पाई बाई 6 से लेकर के 2 पाई तक, तो वहां पे ग्राफ का वैल्यू 0 और -1 के बीच में है, यानी अभी भी निगेटिव है, तो वो देगा तो आपको -1 ही। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूँ। पहला जो लिमिट बचा हुआ है पाई बाई 2 -पाई बाई 6 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 6 -पाई बाई 2। तीसरा वाला तो यहाँ पे जीरो ही है, बेसिकली ये वाले की बात कर रहा हूँ। फिर इसके और आगे बढ़ते हैं तो वो माइनस साइन है, तो उस केस में यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दो आप, ठीक है। ये माइनस हो गया, और माइनस होते ही अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 पाई बाई 6 माइनस पाई हो जाएगा। माइनस साइन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे भी -2 को बाहर कर लेते हैं, 11 पाई बाई 6 -7 पाई बाई 6 हो गया। और फिर से यहाँ माइनस बाहर हो गया, 2 पाई -11 पाई बाई 6 हो गया। ये सारा कुछ जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे आपको मिलेगा -5। दैट इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक इंटीग्रल गिवन है 0 से 1 मॉड ऑफ कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया है, फिर पाई है और dx। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 0 से 1 में आप देखो, 0 से 1 तक आप जब जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू तो जीरो ही देगा वो, राइट। तो इसलिए कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका वैल्यू तो कॉस ऑफ जीरो ही हो जाएगा, यानी ये तो 1 हो गया ओवरऑल अगर बात करें तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसने आपका काम आसान कर दिया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा का पूरा वैल्यू ही टेंड कर गया किधर, जीरो की तरफ। तो इसलिए वो पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर भी जीरो हो गया, और कॉस जीरो सीधे सीधे ये पूरा ही सॉल्व हो गया, एक ही साथ 1 आ गया। तो बेसिकली बन गया डायरेक्टली ये 0 to 1 dx बचा बस, यानी x के ऊपर 0 से 1 इंटीग्रल का लिमिट्स आपको रखना है, तो 1 - 0, आंसर क्या आ गया, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल है, -पाई बाई 2 से 2 पाई साइन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स इज। तो एक सबसे पहले इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आप उसको स्प्लिट कर लो रिक्वायर्ड रीजन में। तो अगर आप देखो तो -पाई बाई 2 से अपने को जाना है 2 पाई तक। तो पहले तो आप -पाई बाई 2 से कहाँ तक जाओगे, -पाई बाई 2 से 0 तक जाओ। फिर आप जाओ 0 से पाई तक, ठीक है। और फिर आप जाओ पाई से 2 पाई तक। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस फंक्शन का ग्राफ देखो पहले तो। फंक्शन का जो ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का, वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये इस तरीके से जाता है, इधर भी अपने को इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक्स जो है वो एंगल है, तो वो पर्टिकुलर एंगल कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहता है कि ये पाई बाई 2 है और ये पाई है। और फिर इधर भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, क्योंकि हमें 2 पाई तक जाना है, ये अपने पास 2 पाई है, ठीक है। ये 0 है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो ये -पाई बाई 2 है। तो आप क्लियर कर देख सकते हो कि -पाई बाई 2 से लेकर के हम लोग जीरो क्या, डायरेक्ट -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक भी जा सकते हैं, बट वहां पे आप देखो y=x ही है, यानी इसको अगर हम लोग एज ए फंक्शन ट्रीट करें ओवरऑल, कि लेट सपोज दिस इज आवर वैल्यू y, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो -पाई बाई 2 से ये जो स्प्लिट किया है मैंने, इवन ये स्प्लिट उतना एक्यूरेट नहीं है, आप ये दोनों मिला के ही लिख सकते हो, ठीक है। दोनों मिला के ही लिख सकते हो, -पाई बाई 2 से क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 तक। तो अब मैं इसको लिखूंगा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ये y का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट x है। आप देखो ये लाइन क्या है, y=x लाइन ही तो है, करेक्ट। तो ये x dx हो गया। और फिर जब आप बात करोगे आगे कि भाई पाई बाई 2 से आगे बढ़ के क्या किया जाए, तो पाई बाई 2 से लेके ये जो वैल्यू है जो कि है 3 पाई बाई 2, वहां पे ये लाइन चेंज हो गया, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप एक बार ऑब्जर्व करो। ये लाइन स्लोप है इसका -1, और ये पास कर रहा है बेसिकली, ये पास कर रहा है पाई से। तो x की जगह पाई रखेंगे तो -पाई होगा, तो इसका मतलब +पाई करना पड़ेगा। ये आप चेक कर लो, यही इक्वेशन आएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, क्योंकि ये पास कर रहा है कहाँ से, ये पाई से। तो आप x की जगह पाई रख के देखो, ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
एक्स या पाई माइनस एक्स डायरेक्ट एक साथ लिख सकता हूँ डी एक्स। ये हो गया पाई बाई टू से थ्री, बेसिकली पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक की कहानी, राइट। और आगे जाएंगे अगर उसके थ्री पाई बाई टू से टू पाई तक, तो वहां पे इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगेन इसका स्लोप अपने पास वन है और ये पास कर रहा है टू पाई से, तो ये एक्स माइनस टू पाई हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, आप एक्स की जगह टू पाई पुट करके देखो, वाई जीरो आएगा क्योंकि ये टू पाई से पास कर रहा है। तो डायरेक्ट इक्वेशन का आइडिया थोड़ा होना चाहिए कैसे लिखना चाहिए। तो ये एक्स माइनस टू पाई डी एक्स हो गया। अब बस इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा। अब देखो माइनस ए से ए जब भी होता है और ऑड फंक्शन होता है, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन जीरो। अब इसको एज ए रूल याद रख लो, ऑड फंक्शन कोई भी होगा और माइनस ए से ए माइनस बी से बी इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन जीरो होता है आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसके ऊपर लिमिट पुट करना है पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू। इसमें भी हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू पाई एक्स, लिमिट पुट कर दो आप थ्री पाई बाई टू से टू पाई। जरा कैलकुलेट करते हैं इसको, एक्स की जगह थ्री पाई बाई टू रखते ही ये हो गया थ्री पाई स्क्वायर बाई टू माइनस ये बन जाएगा नाइन पाई स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, ये अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करते से ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर होगा और नीचे एक टू बैठा हुआ है, राइट और नॉट, वो मिला के एट हो जाएगा। इवन यहाँ पे भी पहले वाले ब्रैकेट में भी ये एट हो जाएगा क्योंकि थ्री पाई बाई टू का स्क्वायर हुआ होगा, तो नाइन पाई स्क्वायर बाई फोर तो आया, लेकिन ये नीचे टू भी तो है। तो इतना कर लिया, ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मतलब फर्स्ट इंटीग्रल। दूसरे वाले में भी ये अपर लिमिट वगैरह पुट करते हैं, ये बन जाएगा फोर पाई स्क्वायर बाई टू माइनस ये बन जाएगा अगेन फोर पाई स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो नाइन पाई स्क्वायर करेक्ट बाई फोर और टू मिला के अगेन एट, और माइनस ये हो गया सिक्स पाई स्क्वायर बाई टू। ये ओवरऑल अपने पास सारा कुछ सॉल्व होके आ गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो एक काम करो, आप हर जगह पे नीचे एट मेंटेन कर लो। तो नीचे एट मेंटेन करने से जैसे इसमें इंटू फोर करके, तो ऊपर भी फोर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ट्वेल्व पाई स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां पे टू है पहले फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी फोर पाई स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू फोर कर लेते हैं, यहाँ भी अपने पास इंटू फोर कर लेते हैं, नीचे भी इंटू फोर कर लेते हैं, यहाँ भी नीचे अपना एट बना लेते हैं, ऊपर एट से इंटू कर लेते हैं, यहाँ एट ऑलरेडी है, यहाँ टू इंटू फोर करके इसमें भी इंटू फोर कर लेते हैं। अब नीचे आप हर जगह भूल जाओ क्योंकि सब जगह पे एट है। ओवरऑल क्या बचा, ट्वेल्व पाई स्क्वायर माइनस नाइन पाई स्क्वायर। मैं इधर फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, अब देखते चलना। ट्वेल्व माइनस नाइन करेंगे तो थ्री पाई स्क्वायर आया, फिर माइनस यहाँ फोर पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हुआ तो थ्री पाई स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ फोर इंटू फोर किया था इस वाले में, आप देखो सिक्सटीन, और यहाँ एट इंटू फोर किया था थर्टी टू, तो सिक्सटीन माइनस थर्टी टू करेंगे तो माइनस सिक्सटीन पाई स्क्वायर आ गया। और फिर आगे अगर आप देखो तो ये सिक्स इंटू फोर किया था ट्वेंटी फोर, तो नाइन माइनस ट्वेंटी फोर का मतलब क्या हो गया, माइनस यू नो फिफ्टीन आ गया, और सामने उसके माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि अपने पास क्लियर कट फिफ्टीन पाई स्क्वायर आ गया, और हर जगह पे डिनोमिनेटर में एट था। तो अब देखो ये सब तो कैंसिल हो गया, फिफ्टीन पाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन पाई स्क्वायर इज माइनस पाई स्क्वायर बाई एट। ये फाइनली आपका आंसर बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको ग्राफ और कैलकुलेशंस के साथ थोड़ा सा प्ले करना आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट द इंटीग्रल tan इनवर्स x बाई वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन वन होगा, उस समय tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज रहेगा, प्लस x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x का करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो कहीं से भी जो अपना इंटीग्रेंड है ये आना चाहिए था, क्योंकि इसी का इंटीग्रल नीचे दिया है, तो इंटीग्रल का डेरिवेटिव करने पे वापस वही आना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस, बट नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं हो सकता। इसका करेंगे तो पहले तो इतना आएगा जितना हमने ऊपर लिखा है, ये तो आएगा ही tan इनवर्स ऑफ x प्लस अपने पास x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे अभी और भी है, ये वन बाई टू है, फिर स्क्वायर है tan इनवर्स x के ऊपर, तो पहले उस स्क्वायर का होगा तो टू tan इनवर्स ऑफ x हो गया, बाद में tan इनवर्स ऑफ x का करेंगे तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ln वाला टर्म भी है यहाँ पे, तो वन बाई टू एल का होता है
पूरा का पूरा आप नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का करोगे तो 2x आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ये x वाला टर्म पूरा का पूरा माइनस है और यहाँ पे अपने पास ये प्लस है, तो ये भी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, tan इनवर्स ऑफ x कॉमन लेने पे अपने पास बच गया 1+1/1+x²। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x और यहाँ ब्रैकेट में अपने पास बच गया 1+x² + 1 यानी 2+x²/1+x²। ये भी कुछ और आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बी वाला भी। तो ये दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ये थर्ड वाला बचा हुआ है, तो उसमें भी x tan इनवर्स ऑफ x का तो आंसर एज इट इज रहेगा। पहले तो tan इनवर्स ऑफ x आएगा, फिर प्लस x/1+x² होगा, फिर प्लस पावर का 2 tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स x का 1/1+x², और फिर माइनस लॉग है तो ये हो जाएगा 2x/1+x²। तो यहाँ पे भी आप देखो तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है। ये इसमें से हम लोग tan इनवर्स ऑफ x कॉमन भी ले लें तो अपने पास 1+2/1+x² बचेगा और इधर अपने पास -x/1+x² बचेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई भी करें तो जो गिवन इंटीग्रेंड है उसमें तो नहीं पहुंच सकते। अगर ध्यान रखें कि ये इंटीग्रेशन पक्के दावे के साथ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। ठीक है, वो तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वगैरह बहुत सारे हायर लेवल की चीजें होती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस है मैं उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि कोई या तो ऑप्शंस में ही कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक है, नहीं तो आपको डेरिवेटिव करने पे एग्जैक्ट वो मिलता। तो फिलहाल हम बस ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई या तो ऑप्शंस ए बी सी में कुछ मिसप्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है a to b इंटीग्रेशन x³ dx इक्वल टू 0 एंड a to b x² dx इक्वल टू 2/3, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तो एक काम करते हैं, पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या इक्वेशन आता है अपने पास। तो x³ dx का इंटीग्रेशन a to b करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x पे पावर 4/4 और इसके ऊपर अगर हम लोग अप्लाई कर दें a और b दैट इज इक्वल टू 0, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। तो b पावर 4/4 माइनस a पावर 4/4 इक्वल टू 0, यानी हम बोल सकते हैं कि b पावर 4 इज इक्वल टू a पावर 4। तो ऐसे तो सारे ऑप्शंस में ये सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट और नॉट। तो सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, हमें आगे और जाना पड़ेगा इसके फर्दर सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करने। तो a से b x² dx ये वैल्यू है 2/3। तो एक काम करते हैं, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे x² का तो हो जाएगा x³ 3 और a to b अगर वैल्यू रखेंगे तो अब आना चाहिए 2/3। 3 और 3 तो कांस्टेंट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2। तो जरा ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन का यूज करूं मैं तो a की जगह पे 1 और b की जगह पे -1 रखूं तो ये तो -1 का क्यूब -1 का क्यूब हो गया। तो ये तो अपने पास -1 इक्वल टू -2 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। हमें तो चाहिए अपने पास 2, राइट और नॉट। हम लोग b³ माइनस a³ का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑप्शन बी के हिसाब से अगर जाएं तो उस केस में अपने पास आएगा 1³ -1 का क्यूब। हाँ, इसमें जरूर 1 माइनस ऑफ -1 मिला के 2 आएगा, ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन अगर आप चेक करते तो वहां पे आ जाता 1³ - 1³ इक्वल टू 0, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में भी अगर आप देखो तो दोनों ही -1 दे दिया, तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का क्यूब, ये फिर से कितना आ जाता अपने पास 0 आ जाता, राइट और नॉट। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/e से tan x 1/1+t² dt प्लस 1/e से cot x dt/t 1+t² इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरे इंटीग्रेशन को एक फंक्शन के तौर पे लिख लें f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e tan x, ठीक है, 1/1+t² dt। फिर अपने पास अगला पार्ट है 1/e, ये हो जाएगा cot x dt/t 1+t²। तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसे तो इंटीग्रेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं f' लिखने की कोशिश करते हैं। f' का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन होता है
ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली 1 नहीं है, ये है t। ठीक है, तो पहले जो भी एक्सप्रेशन में t है उसकी जगह पे tan x जो अपर लिमिट है वो पुट करते हैं, तो वो हो गया tan x। फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। और नीचे भी तो आप जब t की जगह रखे होगे tan x अपर लिमिट, तो नीचे भी तो आया होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये रूल होता है लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसे करके। तो आप देखो क्या करते हैं, अपर लिमिट को t की जगह पे रखा, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन ये करते हैं, और फिर करते हैं माइनस करके लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। लेकिन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 1/e कांस्टेंट है ना, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगले पे आ जाते हैं, इस बार cot x सब्सटीट्यूट करेंगे, और फिर ये हो जाएगा 1/cot ऑफ x, 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है वो कोसेक स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बचा tan एक्स, और इधर माइनस साइन 1/cot एक्स क्या है tan एक्स, तो ये तो जीरो आ गया। इसका मतलब जरूर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट रहा होगा, देयर फोर एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। और अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो उसमें आंसर तो सेम आना चाहिए। ये अब हम लोग बहुत ही स्मार्टली क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पाई/4 रख देंगे, ताकि कॉट एक्स और टैन एक्स दोनों जो लिमिट है दोनों इंटीग्रेशन का वो सेम हो जाए, क्योंकि 45 डिग्री या पाई/4 पे टैन और कॉट दोनों 1 देता है। तो अगर 1 देता है तो दोनों का अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाएगा, तो 1/e से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चाहे आप tan x की बात कर लो या cot x की, अब वो दोनों की जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, एट पाई/4। तो अब अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो गया तो बचा क्या, यहाँ से आप देखो ये अंदर फंक्शन था t/1 प्लस टी स्क्वायर अपने पास, और फिर प्लस 1/t 1 प्लस t स्क्वायर, ये एडअप हो जाएगा, एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। और अगर एक साथ लिख लिया तो आप देखो एलसीएम वगैरह लेते हैं, यहाँ पे 1/e से 1 तक जाना है, और अगर एलसीएम लें तो यहाँ पे बन जाएगा t² + 1, एंड दैट डिवाइडेड बाई ओवरऑल t 1 + t² dt। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन अगर करें तो वो होता है ln t। तो ln t के ऊपर अब हमें लिमिट पुट कर देंगे 1/e, ये 1 हो गया, तो ln 1 तो जीरो होता है, माइनस ln 1/e। अब ln 1/e का मतलब क्या हुआ कि ये माइनस पावर में जाएगा तो 1/e को e कर देगा, तो ln e हो गया, और ln e का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, log ऑफ e का वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 + x बाई cos स्क्वायर x e टू द पावर x dx इज। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये जो टर्म है x e टू द पावर x, इसकी जगह पे हम t पुट कर दें तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और e पावर x एज इट इज रहेगा। अगली बार हम लोग x को एज इट इज रखेंगे और e पावर x का करेंगे तो वही हो जाएगा, और दैट टाइम्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब ये जो टर्म है ये बेसिकली ये तो जो क्वेश्चन में आप अगर ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर पार्ट तो वही है, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया cos स्क्वायर t सीधे सीधे, विच इज एक्चुअली इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ t, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t। तो ये हो गया tan ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और वापस से हम लोग t का जो एज्यूम्ड वैल्यू था वो रख देंगे x e पावर x प्लस c। तो ये अपने पास आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x बिटवीन 0 to 3π/2, जहाँ पे x की वैल्यूज हैं ये 0 से 3π/2। तो पहले तो हमें प्लॉट करना होगा ये दोनों कर्व्स, ठीक है, उसके बाद ही देखेंगे क्या सिचुएशन बनता है। तो sin x की बात करें अगर 0 से 3π/2 के बीच में, तो sin x का कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा, ये अपने पास आ गया 3π/2, राइट, ये 3π/2 तक का हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये अपने पास है π/2, और ये बीच में है पाई, और ये स्टार्टिंग में था 0। अब अगर बात करें cos x की, तो जरा cos x को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो पाई/2 पे वैल्यू होती है cos की, वो होती है 0,
तो ये ग्राफ पाई/2 पे आके 0 हो गया। पाई पे वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आ गया, और 3 पाई/2 पे वापस वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो cos x का ग्राफ तो ये बन गया। सो दिस इज y इज इक्वल टू cos x। ये है अपने पास 5 पाई/4। तो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रखे थे। अब जरा सिचुएशन को एनालाइज किया जाए कि कौन सा एरिया चाहिए पहले। तो जो एरिया चाहिए वो तो ये है, ये जो डॉटेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि कौन सा एरिया चाहिए भाई। तो ऑर्डिनेट्स हमने मार्क कर लिए, ग्राफ बना लिए। अब जो पोर्शन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो दिस इज द एरिया विच वी वांट। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स इसमें आ गए बेसिकली। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ गए। क्या करना है हमें, सिंपल एक लॉजिक आप पकड़ के चलोगे तो ज़्यादा इजी होगा कि आपको अपर माइनस लोअर करना है। जैसे अगर सिर्फ पाई/4 तक का ये जो डॉटेड मार्क है ना, पाई/4 से पहले, मैं सिर्फ उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या लॉजिक यूज करना है। जैसे एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया जिसका एक एंड तो एक्स एक्सिस पे है, दूसरा एंड ये y इक्वल टू कॉस एक्स वाले पे है, और एक छोटा सा ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया जिसका एक एंड y इक्वल टू साइन एक्स यानी वाइट वाले ग्राफ के ऊपर है। तो अगर हम लोग बड़े वाले वर्टिकल स्ट्रिप को 0 से पाई/4 तक लेके जाएं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें छोटे वाले वर्टिकल स्ट्रिप को, जब 0 से पाई/4 तक लेके जाएं, तो ये जो बचा हुआ एरिया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यानी आपको अपर माइनस लोअर करते हुए चलना है। एक्सप्रेशन कैसे लिखता हूँ, जब 0 से पाई/4 तक जा रहे हैं तो अपने पास अपर माइनस लोअर करना है। तो cos x ऊपर है, sin x नीचे है, तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। प्लस जब आगे बढ़ेंगे तो साइन एक्स ऊपर है इस बार, राइट और नॉट। अगर आप देखो तो साइन एक्स ऊपर है पाई/4 से 5 पाई/4 तक। तो ये हो गया पाई/4 से 5 पाई/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, करेक्ट। फिर प्लस 5 पाई/4 से अगर आप ऑब्जर्व करो आगे तक, जहां तक भी हमें जाना है, कहाँ तक जाना है 3 पाई/2 तक। तो 5 पाई/4 से 3 पाई/2 तक हम लोग जाए तो वहां पे वापस जो व्हाइट वाला है वो नीचे आ गया, यानी साइन एक्स नीचे आ गया, ऊपर है कौन सा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वापिस आ गया, जो स्टार्टिंग में था वही एक्सप्रेशन सेम आ गया। तो ये 3 बार में आंसर आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, अब इस तीनों इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा ओवरऑल। तो एरिया इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है बेसिकली माइनस कॉस एक्स, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो वो बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका लिमिट है 0 से पाई/4, और लास्ट में भी यही आंसर आ रहा है। तो एक बार जाके लास्ट में भी लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट बस अलग अलग है, तो लिमिट पुट कर देता हूँ 5 पाई/4, और इधर पुट कर देता हूँ 3 पाई/2। देखो तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि लिमिट्स तो सारा अलग अलग है। ठीक है, ये चाहूँ तो मैं इस चीज को, जो जो डाउनवर्ड जा रहा है ना, वो एक्चुअल में सेम मैग्नीट्यूड का होगा। जो 0 से पाई/4 में है वही लास्ट में यहाँ पे 3 पाई/2 से इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक का हाल है। ठीक है, आप देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां तक 0 से गए पाई/4 यानी 45 का अंतर है, और ये 3 पाई/2 और 5 पाई/4 इनके बीच में भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो पाई/4 का ही डिफरेंस है, सेम वही एरिया बन रहा है। ये तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप वगैरह स्टार्टिंग में ले लिया है ना, इसलिए वहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। अदरवाइज ये सेम टू सेम ग्राफ बना हुआ है मैग्नीट्यूड में अगर बात करें उस पोर्शन की। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, हम लोग मॉड में लेते हैं। एक एक जो पोर्शन लिया है वो सब कुछ मॉड में होना चाहिए, मतलब निगेटिव तो अलाउड ही नहीं है ना एरिया में। तो जब मॉड में ले रहे हैं तो निगेटिव डाउनवर्ड साइड में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, उसकी जगह पे आप यहीं पे 2 टाइम्स कर सकते हो। आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको, क्योंकि वो जो डाउनवर्ड एरिया है ना वो सिर्फ रिपीट हो रहा है बस डाउनवर्ड पोर्शन में, दैट्स ऑल। तो हमें तो एरिया के मैग्नीट्यूड से मतलब है, वो डाउनवर्ड है अपवर्ड है उससे मतलब है नहीं। तो एक जो बीच का बच गया वो जरूर हम कैलकुलेट कर लेंगे मॉड के अंदर, या बेसिकली पॉजिटिव साइन मॉड में यूज नहीं कर रहा हूँ हर जगह, बट अगर वो निगेटिव आता है तो आप दिमाग में रखें कि ये सारी चीजें मॉड हैं, भले आप रिप्रेजेंट करो या नहीं, बट आपके माइंड में रहना चाहिए कि वो पॉजिटिव ही लेना है। तो ये इंटीग्रेशन साइन एक्स का हुआ होगा तो माइनस कॉस एक्स आया होगा, और कॉस एक्स का हुआ होगा तो अगेन माइनस साइन एक्स आया होगा। और कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, पाई/4 से 5 पाई/4 तक। जरा वैल्यू पुट कर दे। पाई/4 रखने पे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों 1/√2 देगा, यानी
1/√2 प्लस 1/√2 मिला के 2/√2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√2, और अपने पास जीरो रखेंगे तो साइन जीरो तो जीरो और कॉस जीरो 1, तो ये आ गया -1। प्लस आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये 5π/4, 5π/4 क्या वैल्यू देगा, वो देगा -1/√2, और माइनस ऑलरेडी है, तो ये 1/√2, और साइन एक्स भी वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना ग्राफ से ही पता लग रहा है कि दोनों का वैल्यू निगेटिव साइड में है। तो ये आंसर आ गया। और फिर माइनस ऑफ π/4 रखेंगे तो फिर ये आएगा -1/√2 -1/√2। तो ओवरऑल फिर ये माइनस जाके सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, यानी 4 बार 1/√2 आ रहा है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, अब स्टार्टिंग में देखो 2 इंटू 2 4, और 4/√2 -2 हो गया, और यहाँ पे 4 बार वन बेसिकली अपने पास आया, तो ये 4/√2 हो गया। तो टोटल अपने पास 8/√2 -2 आ गया आंसर। यानी इसको हम लोग ऑप्शन से मैच कराएं, 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 4√2 हो जाएगा, तो 4√2 -2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ y इज इक्वल टू π/2। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले यहाँ पे कि कौन सा एरिया बाउंड हुआ है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x के ग्राफ पे नजर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये अपने पास साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया, और x0 मतलब y एक्सिस की बात की जा रही है, और जो y का वैल्यू होगा वो π/2, और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करें तो वो -π/2, इन्हीं के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ y π/2 है, तो इसका मतलब y का वैल्यू π/2 भी हो सकता है और -π/2 भी हो सकता है। तो y एक्सिस और ये कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये वाले एरिया को आप देख सकते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इस वाले एरिया को फाइंड आउट करने की, तो ये वाला एरिया कैसे निकाला जा सकता है, आप देखो इसमें x इक्वल टू, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन y, राइट। तो अगर हम लोग कुछ स्ट्रिप लेते समय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की साइन इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से सोचें कि ये dy हो गया, और ये अपने पास जो भी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x कर्व था, तो यहाँ से हम लोग लिख ही सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन वाई। तो इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा कि हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए 0 से π/2 जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आधे एरिया को निकाल रहे हैं पहले, तो 2 टाइम्स टोटल एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 तक जा रहे हैं, और ये लिमिट्स y की है इसलिए dy हो जाएगा इधर, और x, ये जो है ये x है, पूरा का पूरा लेंथ जो है वो तो x है, तो x dy हो गया। तो ये अपने पास आ गया 2 इंटू 0 टू π/2, और x की जगह पे साइन y dy। अब साइन y किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस y का, तो उस पर लिमिट रख देंगे 0 से π/2, और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड था, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू π/2 रखेंगे तब तो आंसर 0 आ गया, और माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0 आएगा जो कि हो गया 1। तो आंसर हो गया अपने पास 2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया अंडर द ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू ln x बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो एरिया अंडर द कर्व जब भी हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का निकालना होता है, वो बेसिकली होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 से इनफाइनाइट तक इस y dx को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जहाँ पे y हमें अवेलेबल है। बस बात यहाँ पे ये आ जाती है कि पहले आप डायरेक्ट लिमिट्स पुट करने के चक्कर में मत रहो कि 1 टू इन्फिनिटी कैसे डील करेंगे, आप पहले ये बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लो, जिसका वैल्यू ln x बाई एक्स स्क्वायर dx के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो i निकाल लो आप पहले, बाद में उसमें लिमिट पुट कर देना। तो ये बेसिकली मैंने i निकाल लिया है, और उस पर फिर 1 टू इन्फिनिटी ऐसे करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे। उसमें फर्स्ट फंक्शन लॉग को ले लेंगे, और सेकेंड फंक्शन ले लेंगे इस एक्स स्क्वायर को। एक वर्ड आता है इलेट करके, उसमें जो पहले आता है एल मतलब लॉग फंक्शन, तो उसको फर्स्ट नंबरिंग दे दी, और 1/x² एल्जेब्रिक फंक्शन है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड।
ऐसे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, आप ध्यान से देखते रहो। फर्स्ट लिख रहा हूँ एल एन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो हमने यहाँ पे पहले छोड़ दिया था यानी एल एन एक्स, और उसके अंदर जो लेफ्ट में पहले इंटीग्रेशन किया था उसका इंटीग्रेशन फिर से आता है 1/x² dx, और फिर ये ओवरऑल इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि अभी आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल क्लियर हुआ होगा। तो ये 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है तो -2 + 1 करेंगे तो x पे पावर -1 बचेगा, ये बन गया माइनस एल एन एक्स बाई एक्स। यहाँ पे बात करें तो डी बाई डी एक्स जब करेंगे एल एन एक्स का तो वो हो गया 1/x, और एज इट इज 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे फिर से x² हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या आया, माइनस एल एन एक्स बाई एक्स, और ये 1/x² का दोबारा से करेंगे तो -1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बेसिकली हमारे पास ये ओवरऑल टर्म्स हैं। अब इसको हम लोग सोचते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं फाइनल आंसर के लिए। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे फर्क पड़ेगा नहीं, वो दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें सिर्फ जो वैल्यू है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस कॉमन लेके एल एन एक्स प्लस 1, और नीचे तो अपने पास x था ही, और इसके ऊपर लिमिट रखना है 1 से इनफाइनाइट तक। गॉट इट। तो अब जरा इसको सोचा जाए कैसे डील किया जाए। तो इसको माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और एल एन एक्स बाई एक्स प्लस 1/x करके सोचते हैं कि हमें इस पे 1 से इनफाइनाइट वैल्यू रखना है। तो माइनस बाहर, अब इनफाइनाइट जब रखेंगे तो होता क्या है कि लॉग की वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ती हैं और x तेजी से बढ़ रहा है इनफाइनाइट रखेंगे तो लॉग, जैसे मान लीजिए log 10 की बात करूं, या लेट सपोज अपने पास log बेस 10 है और यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो इसका आंसर 1 है। फिर मैंने लिखा log 10 और यहाँ पे 100 लिखा तो इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि ये 100 10 का स्क्वायर है। तो आप देखो जो आंसर है उसमें बहुत धीरे धीरे चेंज आ रहा है लॉग के आंसर में, बट आपने इनपुट कितना बढ़ा दिया, 10 से 100 कर दिया है। इसका मतलब x का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू लॉग वैल्यूज। इसलिए जब आप ये इनफाइनाइट के बारे में सोचोगे तो लॉग जो न्यूमरेटर में है उसका वैल्यू धीरे धीरे कम बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं हम लोग, तो वो जीरो ही हो जाएगा। सम स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाई ए वेरी बिग नंबर, तो वो जीरो हो गया। और ये तो 1/इनफाइनाइट, ये भी जीरो हो जाएगा। तो 0 + 0 आ गया अपर लिमिट रखने पे, माइनस अब चलते हैं 1 रखते हैं, एल एन 1 0 हो गया डायरेक्टली, और 1/x करेंगे तो वो अपने पास 1 आ गया। तो ओवरऑल आप देखो तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा और सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको क्या देगा, 1। तो आवर आंसर इज 1 यूनिट। स्क्वायर यूनिट में आप बोल सकते हो एरिया, यहाँ पे ए ऑप्शन मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ फंक्शन इज 2 to the power x minus 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ x minus 1 देन -2 से 2 इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि -2 से 2 आपको क्या क्या इंटीग्रेट करना है, 2 power x - 1 dx, और प्लस इसका भी अलग से आप लिख लो -2 से 2 मॉड ऑफ x - 1 dx। अब दोनों बार हम लोगों को फंक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा बेसिकली। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करो, ये 2 to the power x - 1 कब पॉजिटिव और कब निगेटिव हो सकता है। तो अगर आप जीरो से कम कोई वैल्यू रखते हो तो उस केस में लेट सपोज हाफ रखते हो तो 2 का अंडर रूट 1.414 - 1 होगा, वो बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर आप जीरो से नीचे जा रहे हो ना, लेट सपोज माइनस हाफ रख दिया तो 1/√2 1 से कम हो जाएगा तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब पहले तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक डाउन करो, ये -2 से 0 तक एक बार इंटीग्रेशन करो, उस बार ये मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ dx, और प्लस अगली बार 0 से 2 तक करो जहाँ पे 2 to the power x पे 0 के बाद कोई भी वैल्यू रखने पे वो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव निकलेगी, तो एज इट इज वो बाहर आएगा 2 power x - 1 dx, राइट और नॉट। और अब बात करते हैं इस वाले फंक्शन की। इसमें अगर आप देखो -2 से 2 तक जाना है, लेकिन अगर आप 1 तक जाते हो, -2 से 1 तक, तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसलिए -2 से 1 कैसे पता चल रहा है, आप कोई भी 1 से लेस वैल्यू पुट करके देखो, 0.5 पुट कर लो यहाँ पे अंदर x - 1 की जगह पे। तो x - 1 की जगह पे अगर आप x की जगह पे बेसिकली 0.5 पुट करोगे तो 0.5 - 1 निगेटिव आ गया। इसलिए 1 से कुछ भी लेस रखने पे अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। और 1 के बाद 2 तक आप कुछ भी पुट करो, 1.1 पुट करोगे तो भी 1.1 - 1.1 आ गया, पॉजिटिव है।
तो 1 से 2 वो एज इट इज पॉजिटिव है, तो मॉड हटा सकते हैं, ये बन गया। अब बस हमें इंटीग्रेशन करते चलना है। ये पहला इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास, माइनस साइन, फिर टू टू द पावर एक्स है, तो टू टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग टू, और माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स, इसके ऊपर लिमिट रख देंगे माइनस टू से जीरो, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, टू पावर एक्स बाई लॉग टू माइनस एक्स अगेन जीरो से टू, और फाइनली ये बीच में प्लस करना था, तो प्लस इधर क्या बन जाएगा अपने पास, अगेन माइनस साइन है, उस माइनस साइन को आप बाहर मेंटेन रखो, फिर अपने पास एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन का इंटीग्रेशन अगेन एक्स हो गया, माइनस टू से वन तक लिमिट रखना है, प्लस यहाँ पे अभी अपने पास एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस वन का माइनस एक्स हो गया, अब इस पे भी लिमिट अपना वन से टू आ गया। तो ये सारे लिमिट्स हमने रख दिए, अब बस हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, जीरो पहले पुट करेंगे तो टू पावर जीरो वन हो जाएगा, और माइनस जीरो, तो इसका मतलब सिर्फ वन बाई लॉग टू बचेगा। ठीक है, फिर माइनस ऑफ, अब माइनस टू पुट करेंगे तो टू के ऊपर माइनस टू पुट करने से वो नीचे टू पावर टू आ जाएगा, यानी वन बाई फोर लॉग टू बन जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ ओपन होगा तो वो माइनस टू हो गया। ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा लिमिट अप्लाई करके सब कुछ लिखा है, प्लस अगले केस में टू रखते ही ये ऊपर हो जाएगा फोर बाई लॉग टू माइनस टू हो जाएगा, और अगली बार जब आप x की जगह जीरो रखोगे तो अगेन वन बाई लॉग टू होगा, बट माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस ये आ जाएगा वन बाई टू माइनस वन अपर लिमिट पुट करने पे, और माइनस माइनस टू पुट करेंगे तो अपने पास टू का स्क्वायर बाई टू इज टू, और फिर माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो गया, प्लस फाइनल वैल्यू टू का स्क्वायर बाई टू, टू माइनस टू ही हो जाएगा, जीरो हो गया यहाँ पे तो, और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे वन बाई टू माइनस वन, ये आ जाएगा अपने पास। तो अब फाइनल आंसर हमें देना है, ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करके। पहले आप देखो यहाँ पे लॉग वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो, जैसे यहाँ पे दिखा आपको फोर लॉग टू, मेरे साथ बने रहिएगा, फोर बाई लॉग टू माइनस वन बाई लॉग टू, तो फोर माइनस वन थ्री बाई लॉग टू हो गया, और ये माइनस बाहर जो साइन है वो उस थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करके टू बाई लॉग टू कर दिया। अब टू बाई लॉग टू और ये माइनस जाके बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वन बाई फोर लॉग टू, तो क्या क्या बचा अपने पास, टू बाई लॉग टू, ठीक है, और प्लस वन बाई फोर लॉग टू। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे फोर अगर करना है मुझे तो ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एट हो जाएगा, तो एट प्लस वन नाइन हो जाएगा, और नाइन बाई फोर लॉग टू बन जाएगा वो। तो टोटल हमारे पास लॉग वाले टर्म्स तो हमने इकट्ठा कर लिए, एक बार लिख देता हूँ इधर, नाइन बाई फोर लॉग टू। दो ऑप्शंस तो इतने से ही हम लोग क्रॉस कर सकते हैं ये माइनस वाले, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने पास ए और सी एलिमिनेट हो गए, करेक्ट, ए और सी ऑप्शन। अब बच गया बी और डी, जिसमें नाइन बाई फोर लॉग टू है, लेकिन एक जगह फाइव है एक जगह माइनस फाइव है, तो देख लेते हैं क्या कांस्टेंट बचता है, उससे अपने को पता चल जाएगा। तो ये माइनस साइन अंदर गया होगा, इस माइनस टू को मिला करके मल्टीप्लाई करके प्लस टू कर दिया होगा, और यहाँ पे एक माइनस टू है ऑलरेडी, तो उससे वो कैंसिल भी हो गया होगा, तो अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ये माइनस हाफ आया होगा, लेकिन बाहर माइनस की वजह से प्लस हाफ हो गया होगा, और फिर ये भी माइनस प्लस हो गया होगा फोर, तो अपने पास फोर एंड हाफ हो गया, और यहाँ पे माइनस हाफ इस माइनस की वजह से हाफ में कन्वर्ट हो गया होगा, तो फोर एंड हाफ और हाफ मिला के क्या आ गया, फाइव, तो फाइव प्लस नाइन बाई फोर लॉग टू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 13 बाई टू इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई टू होल टू द पावर 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जहाँ पे हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही करना है, वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट वन प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई टू, ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे टी पुट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा फाइव बाई टू एक्स पे पावर थ्री बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम लोग को यूज करना है
सबसे पहले तो आप देखो कि x पे पावर 13/2 की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो x टू द पावर 13/2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब जरा गिवन इंटीग्रेशन को लिखते हैं। ये है इंटीग्रेशन x पे पावर 13/2, फिर उसके सामने है 1 प्लस एक्स पे पावर 5/2 बेसिकली, उसके बाद बाहर 1/2 है। तो पहले यहाँ पे पावर लिखते हैं 5/2 एंड देन होल पावर 1/2 dx। तो इसके ऊपर जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसके हेल्प से अब हम लोग को सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो x पे पावर 13/2 है उसको x टू द पावर 5 और फिर x पे पावर 3/2 में स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 13/2 का मतलब क्या है, 6.5। तो मैंने 5 अलग कर लिया पावर और 1.5 पावर अलग कर लिया। अब होगा क्या इससे फायदा कि x टू द पावर 3/2 और यहाँ पे उसके सामने 1 प्लस एक्स पे पावर 5/2 1/2 dx, ये तो एज इट इज है ही है। ये टर्म हमने t रख ही दिया है, तो उसकी जगह पे हो जाएगा t पावर हाफ, करेक्ट। अब ये जो x पे पावर 3/2 है और अपने पास dx है, उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसके हेल्प से। ये यहाँ से x पे पावर 3/2 dx की जगह पे ये 2 उधर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/5। तो 2/5 को तो बाहर कर देता हूँ। अब उसकी जगह पे आ चुका होगा dt और बच जाएगा x टू द पावर 5। उसका भी अरेंजमेंट यहाँ से कर सकते हैं कि हम लोग इसको x पे पावर 5/2 को लिखेंगे t-1। तो x पे पावर 5 क्या हो जाएगा, t-1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी हम लोगों को पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, t-1 का स्क्वायर आ गया। अब सारा कुछ इजीली t के टर्म्स में आ गया, बस हमें इंटीग्रेट करते जाना है। तो ओपन अप करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बन जाएगा t² माइनस 2t+1, ठीक है। और अंदर है t पे पावर हाफ dt। तो अब जरा इसका इंटीग्रेशन फर्दर करते हैं, तो 2/5 इंटीग्रेशन, ये t पावर हाफ अंदर आके जुड़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, माइनस 2 पे पावर 3/2 और प्लस t पे पावर हाफ हो जाएगा, प्लस t पे पावर हाफ। तो ये ओवरऑल हमने मल्टीप्लाई वगैरह सब कर लिया। अब बस हमें इंटीग्रेशन फाइनल परफॉर्म करना है। तो ये अपने पास हो गया 2/5, टी पे पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पे पावर 7/2 और 7/2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये ऐसे होगा। ये पहला टर्म है अपना। तो अगर आप देखो तो ये 2 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 बन जाएगा, और नीचे 7 और 5 मिला के 4/35 पहला टर्म बनेगा आपका, जो अल्फा वाला टर्म है ना, यहाँ पे 4/35 दिख रहा है मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो यहीं पे गायब हो गए, आप देखते चलो एक बार। फिर माइनस यहाँ पे अपने पास ये t के ऊपर पावर था 3/2, तो -2 टाइम्स ऑफ अपने पास क्या आ गया, t पे पावर 5/2 होगा, और फिर 5 t पे पावर 5/2 है तो उसी 5/2 से वो डिवाइड भी होगा, राइट। तो अगर आप देखो तो ये 2 अब क्या होगा, ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया, तो 4/5 और एक बाहर भी अपने पास 2 है, तो उससे मिला के 8/5, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। तो बेसिकली और इंटीग्रेशन बचा है उसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा t के ऊपर पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड भी होगा। तो अब प्लस कांस्टेंट c हमारा आंसर हो गया। अब आप देखो तो सेम टू सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सिर्फ हम लोग अगर t की जगह पे जो एज्यूम किया था हम लोगों ने वो रख दें तो आंसर आपके सामने दिख रहा है। तो मैं फाइनली सिर्फ कॉन्स्टेंट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, वो t को नहीं पुट कर रहा हूँ। तो ये 2 जो नीचे है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 4/35 बन गया। दूसरा टर्म माइनस साइन के साथ क्या बन जाएगा, -8/25 बन गया। और तीसरा टर्म 2/3 होगा, और इधर भी 2/5 है, तो 2 इंटू 2 4, राइट, और 5 इंटू 3 15, तो 4/15 आ रहा है। ये -4/15 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज एरिया बाउंडेड बाई 5x² से ग्रेटर होना चाहिए y का वैल्यू और 2x² + 9 से लेस होना चाहिए। तो पहले तो जरा दो अलग अलग कर्व्स की बात करें। एक है y = 5x² और दूसरा है y = 2x² + 9, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। जरा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग लिख सकते हैं 5x² = 2x² + 9, क्योंकि 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो y = दोनों एक्सप्रेशन है। तो ये बन गया 3x² = 9, तो यहाँ से x² = 3 आ गया, और x का वैल्यू क्या आ गया, √3 या फिर -√3। अब दोनों कर्व्स को इंडिविजुअली जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखें कौन सा एरिया क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है।
तो ये पैराबोला है y इक्वल टू 5x², ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ क्लियरली पता चल रहा है। और जो दूसरा कर्व है वो आप देखो कैसे बनेगा। अगर हम लोग x की जगह 0 पुट करें तो y की जगह 9 आ जाएगा, ठीक है। तो वो x 0 से तो लेस x² का वैल्यू पॉसिबल भी नहीं है, यानी सेम टू सेम टाइप का कर्व बनेगा बट पैराबोलिक, बट ये कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे ग्राफ बना होगा एक्चुअल में, आप देखना कुछ इस तरीके से ग्राफ बना होगा, ठीक है। मैं एक और बार आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ग्राफ का करेक्ट डायग्राम ऐसे बन गया कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, भले ही वर्टेक्स दोनों का दूसरा दूसरा है, बट इंटरसेक्शन पॉइंट अब हमें क्लियर कर दिख गया कि ये √3 कॉमा, अपने पास अगर x का वैल्यू रखा जाए √3 या x² डायरेक्ट आप 3 रखो, तो x² 3 रखोगे अगर आप पहले वाले इक्वेशन में, तो y का वैल्यू अपने आप 15 आ जाएगा। तो √3 कॉमा 15, और इधर भी ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, -√3 कॉमा 15 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो आपसे ये वाला एरिया पूछा गया है, दिस कंप्लीट एरिया दे आर आस्किंग। तो अपने पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये लेट सपोज इसके करस्पॉन्डिंग ए ले लिया, ये ले लिया अपने पास बी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर साइड में आप कंसिडर कर लो और 2 टाइम्स कर लो एरिया, क्योंकि सिमेट्रिकल है पूरा। तो अगर हम लोग राइट साइड में ही ऑब्जर्व करें तो ये वाला एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लें A1, तो A1 को कैसे लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू 0 टू √3, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। एक इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप लिया और वर्टिकल स्ट्रिप का लेंथ y है, तो पहली बार वो अपर कर्व के ऊपर है, और दूसरी बार एक छोटा सा वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे जिसका एक एंड वाइट वाले कर्व के ऊपर रहेगा और दूसरा एंड तो दोनों वर्टिकल स्ट्रिप्स का एक्स एक्सिस पे ही है, और उसको 0 से लेके √3, क्योंकि ये बी का कोऑर्डिनेट क्या है √3,0, तो 0 से लेके √3 तक उसको स्लाइड करा देंगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, और उसमें क्योंकि बोला गया है कि y का वैल्यू जो है वो 5x² से छोटा, तो 5x² क्या है अपना 5x² से बड़ा बेसिकली, तो वो व्हाइट वाले कर्व की बात कर रहा है और ग्रीन वाले से कम, तो यही एरिया आना है जो मैंने शेड किया है। तो हम लोग लिखेंगे y अपर माइनस y लोअर एंड dx, दैट्स ऑल। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 से √3, अपर वाला कर्व कौन सा है, ग्रीन वाला कर्व आपके पास दूसरा है 2x² प्लस 9, और लोअर वाला कौन सा है, व्हाइट वाला 5x² dx। तो बस सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अब इसके बाद तो 0 से √3, ये हो गया अपने पास 9 माइनस 3x² dx, तो 9x हो गया, और फिर -x³/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9x माइनस x³ हो गया। 0 से √3 हम लोग को पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा 9√3 माइनस, यहाँ पे √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, तो ये अपने पास टोटल आ गया 6√3, लेकिन ये एक साइड का आया, तो टोटल एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, यानी अपने पास आ गया 12√3। दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस का नहीं बल्कि सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट एनी हाउ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ log base 3 2 log of 2 to the power x minus 5 and log of 2 to the power x minus 7/2 are in AP, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा रूल होता है कि अगर a b और c तीन नंबर्स हैं जो AP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ AP, है ना। इफ a b c आर इन AP, तब हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अगर ये तीनों यहाँ पे ए बी सी के फॉर्मेट में तीनों एपी में है, तो हम लोग वही काम करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बीच वाले लॉग के टर्म को ले लेंगे। लॉग बेस 3 है, 2 टू द पावर x माइनस 5 है, एंड दैट इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा लॉग ऑफ बेस, तो एज इट इज 3 है उसको रख लेंगे, 2 है पहले लॉग के सामने और दूसरे लॉग के सामने अपने पास 2 टू द पावर x माइनस 7/2। तो अब यहाँ पे ये log m प्लस log n जैसा बन गया, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के हिसाब से आप चाहो तो ये 2 और 2 टू द पावर x माइनस 7/2 को एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7/2, ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। तो और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि log बेस 3, ये जो 2 साइड में लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको पावर में भेज सकते हैं, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर दोनों लेफ्ट और राइट साइड में देखो तो log विथ सेम बेस है, तो इसका मतलब सामने के नंबर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर x माइनस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे वो इक्वल हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7/2 के। अब ऐसे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हम एक काम करते हैं 2 पावर x की जगह पे t ले लेते हैं, तो ये बन गया t माइनस 5 का
स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी माइनस 7/2। थोड़ा देखने में भी अच्छा हो गया। स्क्वायर करते हैं, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 2t माइनस 14 हो जाएगा। लेकिन 14/2 भी है तो सिर्फ क्या बचेगा 7। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2t माइनस 7। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8t प्लस 32 कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से t कॉमन लेंगे तो बन गया t माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में t माइनस 4 आया और एक ब्रैकेट में t माइनस 8 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो 4 हो सकता है या तो t का वैल्यू 8 हो सकता है। आइए देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही आंसर हमें देता है। तो t का मतलब 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 या फिर 2 टू द पावर x इक्वल टू 8। तो यानी x का वैल्यू एक तो हमें मिल रहा है कि 2 ले लें और दूसरा वैल्यू बोल रहा है कि हम 3 ले लें। अब कौन सा सही है वो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जरा x इक्वल टू 2 इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हैं, बीच वाले लॉग के एक्सप्रेशन में। तो जैसे ही 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले वैल्यू पे ये जो टर्म है ना बीच वाला log 2 पावर x माइनस 5, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि log निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। log के सामने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। जब आप 3 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्यूब माइनस 5 वो पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये करेक्ट आंसर है, x इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर द एमयू बीटेक प्रिपरेशन। सो बेस्ट कंटेंट के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए डू ज्वाइन आवर कंप्लीट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंटीग्रल कैलकुलस का नहीं है, जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन ए सेट ऑफ 4 नंबर्स द फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड लास्ट 3 आर इन एपी with a common difference 6. If the first number is same as the fourth, the four numbers are। तो यानी 4 नंबर्स हैं और उसमें से भी फर्स्ट और लास्ट या फोर्थ नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 4 ही नंबर है तो फोर्थ वाला ही लास्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ सेम नंबर है। तो ऑप्शंस में ही देख लो आप, फर्स्ट और लास्ट सेम नंबर तो ऑप्शन नंबर सी में है। जरा बाकी कंडीशन देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब ठीक है। लास्ट 3 आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6। तो लास्ट 3 कौन से नंबर है? -4, 2 और 8। तो सही बात तो है, इसमें +6 और इसमें +6 करने पे आ रहा है। इसका मतलब लास्ट के 3 तो एपी में है, कोई बात नहीं। अब जरा फर्स्ट 3 जीपी में है कि नहीं वो भी देख लें। 8 -4 और 2, तो इसमें -2 से डिवाइड किया गया होगा और फिर इसमें -2 से डिवाइड किया गया होगा। तो बिल्कुल ये भी जीपी में है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही सही है, बिना कुछ सॉल्व किए हुए पता चल रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है चीजों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एरिया इनक्लोज्ड बाई मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू π/2 टू एक्स इक्वल टू 3π/2 इज। तो अगर हम लोग सबसे पहले साइन एक्स का नॉर्मली ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम। जो ग्राफ ऑफ साइन एक्स है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये अपने पास हो जाता है पाई, अगली बार जीरो होता है 2π पे, और ये अपने पास स्टार्टिंग में 0 पे था। तो π/2 का वैल्यू ये है, दिस इज आवर π/2 एंड दिस इज आवर 3π/2। ठीक है, 3π/2। बट ये तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, हमें तो मॉड लगा के गिवन है। तो इसका मतलब मॉड का क्या इफेक्ट होता है वो भी आप साथ साथ इस क्वेश्चन के समझ लो। जो पॉजिटिव में है वो तो पॉजिटिव में ही रहा, ये जो निगेटिव साइड में था वो भी इधर पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। ये 2π है, ये पाई है, और ये अपना बीच में π/2 होगा, ये 0 होगा, और ये बीच में अपना 3π/2 होगा। राइट। अब हमें क्या करना है, एरिया इंक्लोज्ड बाई दिस फ्रॉम π/2 टू 3π/2, यानी ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है और फिर इधर वाला ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो ये दोनों एरिया बेसिकली बराबर ही होगा, किसी एक एरिया को निकाल के और इनटू 2 कर लेंगे। तो ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, A1। तो A1 फाइंड करने के लिए आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, वर्टिकल स्ट्रिप जिसका लेंथ y हो और ये जो विड्थ हो वो dx हो। तो बेसिकली A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y dx। तो छोटा सा स्ट्रिप जो लिया वर्टिकली उसका एरिया आया, लेकिन इंटीग्रेट अगर कर दें π/2 से पाई तक तो ये अपने पास A1 आ जाएगा। और A1 आ गया तो ये अपने पास A2 भी उतना सेम टू सेम वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। π/2 से पाई, y की जगह पे ये कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स। मॉड क्यों नहीं लगा रहे,
क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव साइड में है तो फिर से मॉड क्या लगाना उस पर, एंड देन dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, और माइनस कॉस एक्स पे अगर ये लिमिट पुट कर दें पाई बाई टू से पाई, तो क्या बन जाएगा, पहले आएगा माइनस कॉस पाई, ठीक है, ये लिमिट पुट करने जा रहे हैं, पहले आएगा माइनस कॉस पाई। अच्छा ये मॉडुलस नहीं है, आप देखो ये ब्रैकेट है, इस तरीके से ये क्लोज ब्रैकेट रहता है, तो माइनस कॉस पाई अपर लिमिट पे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करने जाएंगे तो माइनस कॉस पाई बाई टू। बट ये कॉस पाई बाई टू तो जीरो होता है, तो ये तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये अपने पास आ गया वन, कॉस पाई इज माइनस वन, माइनस उसके पहले लगा हुआ है तो वन आ गया। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया था वो टू टाइम्स ऑफ ए वन हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया, टू हो गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द पेयर ऑफ लाइंस रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4xy इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखो तो जो सर्किल दिया हुआ है उसका सेंटर 0 0 है ना, क्योंकि x माइनस समथिंग नहीं है, y माइनस समथिंग नहीं है। अगर x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग होता है तो उसका मतलब जो सब्ट्रैक्ट हुआ रहता है वो कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का। तो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये सेंटर तो पक्का पता है कि दोनों सर्किल का सेम ही है। और इधर होता है आपका रेडियस का स्क्वायर राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे। तो रेडियस का स्क्वायर अगर आप कंपेयर करो तो उससे पता चल रहा है कि रेडियस दोनों सर्किल का अलग है, यानी ये कंसेंट्रिक सर्किल्स है। अगर मैं आपको शो करूं ये ड्रॉ करके, तो कुछ ये सिचुएशन है कि एक सर्किल ऐसा है, तो अपने पास दूसरा सर्किल सेम सेंटर के साथ ये कंसेंट्रिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी आगे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पेयर ऑफ लाइंस है, और अगर आप इसमें जीरो जीरो पुट कर दो एक्स वाई की जगह पे तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, आप देख लो। इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, कहीं और से पास नहीं कर रहा। तो अगर ये एक लाइन है, ये एक दूसरा लाइन है, तो आप बोल सकते हो कि L1 L2 आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको गिवन है। अब इनके बीच में भी कुछ एंगल होगा, ये थीटा एंगल, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों उसकी जरूरत है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एरिया बाउंडेड बाई सर्किल एंड द पेयर ऑफ लाइंस। तो सर्किल भी होना चाहिए और दोनों लाइन भी इंक्लूड होना चाहिए, वो आपको एरिया निकालना है। तो बेसिकली बाउंडेड बाई लाइंस एंड द सर्किल्स, तो ये वाला एरिया है। आप देखो दोनों सर्किल और दोनों लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो अब ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये ओ, लेट सपोज ये ए और ये बी, ओ ए बी सेक्टर का आप एरिया निकाल लो, और फिर उसमें से ये सी और डी है अगर, तो ओ सी डी सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। तो वेरी सिंपल, एरिया जो आपको फाइंड करना है एरिया बाउंडेड, वो क्या है, एरिया बाउंडेड इज बेसिकली इक्वल टू एरिया ओ ए बी माइनस एरिया ओ सी डी, ये आपको करना है। बट अब ये निकालने के लिए आपको बेसिकली ये सेक्टर का एरिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल कितना है ना, तभी वो अप्लाई करके आप निकाल पाओगे। तो एंगल का कैलकुलेशन इधर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी लाइन इस तरीके का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इस फॉर्मेट में अगर इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो उसमें अपने पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है। या बेसिकली मैं tan थीटा के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, tan थीटा इज बेसिकली इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखो ए और बी दोनों का वैल्यू कितना आएगा, रूट थ्री ही आएगा। तो नीचे तो मैं पहले ही लिख दूं टू रूट थ्री, चलेगा, राइट। रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं माइनस फोर एक्स वाई इक्वल टू जीरो करके लिख सकता हूँ। तो टू एच की जगह पे माइनस फोर आ गया ना, तो एच की जगह पे माइनस टू आ गया, बस यही बता रहा हूँ। तो ये टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा, और माइनस ए बी करेंगे जब, तो ए भी उतना ही है जितना बी है, तो फोर माइनस थ्री हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और यहाँ पे टू और टू कट गया, वहां पे रूट में तो सिर्फ वन बचेगा, तो वन बाई रूट थ्री आ रहा है। तो कौन से एंगल पे वन बाई रूट थ्री आता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमें पता है, और हमें सेक्टर का फॉर्मूला भी पता है कैसे निकाला जाता है, अंदर वाले सर्किल का भी रेडियस पता है, बाहर वाले सर्किल का भी, है ना। ये अंदर वाले सर्किल का अगर मैं रेडियस आर वन बोलूँ, बाहर वाले का आर टू बोलूँ, तो आर वन अपना वन है और आर टू अपना कितना है, टू है। क्योंकि मैंने बताया था जो सर्किल का इक्वेशन उसमें राइट हैंड साइड में रेडियस का स्क्वायर होता है।
तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, पाई ओ ए बी में जब करेंगे तो पाई आर टू स्क्वायर बड़ा वाला रेडियस लेंगे 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस इधर भी वही माइनस पाई आर वन स्क्वायर इंटू 30 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो 30/360 बेसिकली कितना हो जाएगा, 1/12। तो हम लोग बोल सकते हैं पाई/12 तो कॉमन ले लिया और बचा क्या, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 यानी पाई/4। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड एक्स 1 माइनस मॉड एक्स 1/4 देन द वैल्यू ऑफ -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज। तो यहाँ पे एफ एक्स का मतलब वाई होता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये -1 to 1 वाई डी एक्स ही है। और इसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन करने मत चले जाना, आप ये एरिया के रेस्पेक्ट में समझो कि ये वाई डी एक्स का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करें और एक पर्टिकुलर लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया आएगा। तो अब जरा सभी फंक्शंस को अगर हम लोग प्लॉट कर लें तो यहीं पे क्वेश्चन खुद ब खुद आपको शो करेगा कि क्या चाहिए। तो फंक्शन में सबसे पहला इजी ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स का, उसको आप ड्रॉ कर लो। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ओरिजिन से पास करके वी शेप बनेगा, ये मॉड एक्स बना लिया हमने, ये हो गया अपना मॉड एक्स फंक्शन। दूसरा y इज इक्वल टू 1/4 दिया, वो तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4। फंक्शन एफ एक्स का मतलब भी तो y होता है। और एक और ग्राफ बनाना है 1 माइनस मॉड एक्स का। तो 1 माइनस मॉड एक्स कैसे बनाए, मॉड एक्स का उल्टा करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये तो माइनस मॉड एक्स हो गया। और उसमें अगर 1 ऐड कर दें तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ये 1/4 है तो यहाँ कहीं 1 होगा, 0,1 हो गया ये। तो इस पॉइंट से हम लोग ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप समझ लो, ये एक ऐसा ग्राफ आ गया, ये एक ऐसा ग्राफ आ गया, ये अपने पास 1 माइनस मॉड एक्स है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है, इधर ये -1 है। इसी के लिमिट्स के बीच में हमें एरिया सर्च करना है। तो एरिया कुछ और नहीं, ये डॉटेड पोर्शन ही होगा। आप देख लो मिनिमम बोला था ना, तो मिनिमम मतलब आप जितना मिनिमम रह सकते हो सभी लाइंस के बीच नीचे उतना रहना है। और इधर भी सेम टू सेम वही एरिया बनेगा। तो आप एक साइड का एरिया फाइंड कर लोगे तो आपको दूसरे साइड का एग्जैक्ट सेम एरिया आएगा। तो किसी एक को टारगेट करते हैं, लेट्स सपोज राइट साइड वाला अगर आपको निकालना है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो एक इधर ट्रायंगल बन गया, एक इधर ट्रायंगल बन गया। अच्छा ये y इक्वल टू 1/4 है तो हमें ये 1/4 तो पता चल गया। अब x का वैल्यू क्या लें वो आपको सोचना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये मॉड x है और राइट साइड में मॉड x है, तो मतलब y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y 1/4 है तो ये x भी तो 1/4 होगा। और ये अगर 1/4 इधर से हो गया तो ये इधर से 1/4 होगा, तो ये 3/4 हो गया, राइट और नॉट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, वो 3 माइनस 1 2/4 यानी 1/2 हो गया। और 1/4 तो y का खुद ये वर्टिकल हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब जो एरिया निकालना है उसमें से हम लोग 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल का एरिया अगर निकालने जाए तो हो जाएगा 2 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस 1/4 इंटू हाइट, हाइट तो 1/4 ही। और जो स्क्वायर बीच में बना स्क्वायर उसका एरिया निकालने जाए तो हो जाएगा बेस 1/2 और हाइट तो 1/4 गिवन था। तो ये 2 से 2 कट गया, ये अपने पास आ गया 1/16 और ये आ गया अपने पास 1/8, राइट। अब आप देखिएगा ये 1/8 को भी मैं 2/16 ही लिख लेता हूँ, ऐड कर लिया जाए तो ये 3/16 हो जाएगा, ठीक है। 3/16 एक साइड का एरिया आया। और हमें पता है कि लेफ्ट साइड में एक ऐसा एरिया था, तो इंटू 2 करेंगे इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा 3/8। इजीली क्वेश्चन को हमने टैकल कर लिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ अल्फा इज a रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx by cos x स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x प्लस अल्फा प्लस sin अल्फा इज। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि sin ऑफ a प्लस sin ऑफ b इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin ऑफ a प्लस b/2। और अगर सामने एक cos का टर्म आ गया तो वहां पे a माइनस b/2, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अपने पास। अब इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप अपना रखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस को ऊपर भेजेंगे तो sec x dx हो गया, और डिनोमिनेटर में जो अंदर टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ उसमें अप्लाई करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 2 साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा, और डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा,
सिर्फ अपने पास बचेगा एक्स प्लस अल्फा, और कॉस के अंदर जब रखने जाएंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, 2x/2 सिर्फ x बचेगा। अब इसमें से ये जो √2 का टर्म है उसको बाहर खींच लेते हैं, बचेगा अपने पास ऊपर sec x dx, और रूट के अंदर ही कुछ यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पहले आप जरा साइन का फॉर्मूला लगा लो, साइन एक्स प्लस अल्फा का, वो बनेगा साइन एक्स कॉस अल्फा, राइट। प्लस ऐसा होने से क्या फायदा हुआ कि ये टर्म को हमने जैसे एक्सपेंड किया, बाहर cos x ऐसे ही बैठा हुआ था। अब होगा क्या कि ये 1/√2 रह गया, ये ऊपर अपने पास sec x dx है, और नीचे स्क्वायर रूट में जो भी टर्म है इसमें देखिए क्या मैनिपुलेशन करते हैं, ये ऊपर dx है, ठीक है। मैं जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ब्रैकेट वाला टर्म है उसमें से cos x बाहर खींच रहा हूँ, तो ये बन जाएगा tan x cos अल्फा, और यहाँ पे तो cos x अवेलेबल है तो खुद बाहर चला जाएगा, और वो मिलके cos स्क्वायर एक्स बना होगा, और वो cos स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आके cos x जो बना वो ऊपर गया होगा तो sec x बन गया होगा, तो sec स्क्वायर एक्स हो गया। मैंने एक स्टेप में ये स्टेप लिख दिया, तो आप समझ लेना कि मैंने कुछ किया नहीं है। ये जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना, इसमें से cos x कॉमन लिया, तो बाहर वाले cos से मिलके cos स्क्वायर एक्स हुआ, और रूट से बाहर आके cos x बना, और ऊपर जाके sec x बना, पहले से ही एक sec x था वो स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं, ये जो रूट का टर्म है इसकी जगह पे आप t रख दीजिए स्ट्रेट अवे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो रूट के अंदर वाले टर्म को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा की जगह पे जैसे ही आप t रखोगे, आप देख लो करके, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x cos अल्फा, और साइन अल्फा तो अपना कांस्टेंट है, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा कि sec स्क्वायर x dx की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dt/cos अल्फा, dt/cos अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/√2 सेक स्क्वायर dx की जगह ये वैल्यू रखूंगा तो वो cos अल्फा जो नीचे आना है उसको बाहर ही रख लिया, बाकी ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया √t। तो ये बेसिकली हो गया √t के सामने 2 लगा दो आप, ये पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू यही होता है, 2√t याद भी रख लीजिए। और ये नीचे हो गया √2 cos अल्फा, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये ऊपर बचेगा √2t, और नीचे अपने पास cos अल्फा, राइट। तो अब जरा एक और काम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबका, तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स t किसका वैल्यू था, tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये जो बाहर cos अल्फा है उसको अंदर रूट के भेजें तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर लें तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स, एक cos अल्फा को अंदर एडजस्ट करते हैं, डिवाइड मारते हैं, तो वो हो जाएगा tan x बचेगा सिर्फ, और साइन अल्फा बाई cos अल्फा मिला के tan अल्फा हो जाएगा, और एक cos अल्फा नीचे अपना बैठा रहेगा, एंड एवरीथिंग इनटू आई मीन प्लस c, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो तो रहेगा ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई x sin x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को मानेंगे i, और एक बार लिख लेंगे 0 से पाई x sin x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x। अब प्रॉपर्टी सबसे ऊपर में लिखता हूँ कि 0 से a कहीं पे भी अगर फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 0 से a और f ऑफ a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई होगा, ये बन जाएगा 0 से पाई, जहाँ पे x है वहां बन जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, जहाँ पे भी साइन एक्स था वहां भी साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। वो बात और है कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स भी किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल, तो उसको अगले स्टेप में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे सामने क्या था, dx था। अब ये साइन पाई माइनस एक्स तो बन चुका है अपना साइन एक्स, और वो पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 0 टू पाई पाई साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और नीचे भी अपने पास 1 प्लस साइन एक्स हो चुका होगा। और फिर ये जो ओवरऑल ये चीज जो है साइन एक्स ही है, ठीक है, आप ध्यान रखो ये साइन एक्स ही है, वो साइन एक्स एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से पाई अपने पास बन जाएगा वापस से एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस साइन एक्स हो चुका होगा। ये वाला जो पार्ट है ये भी अपना आई है, तो इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई, इधर पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन अब हमें सोचना है। ऊपर नीचे अगर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स आते ही 1
ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बना होगा, और वो बन चुका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब ये कन्वर्ट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू पाई, 0 to पाई साइन बाई कॉस टैन हो गया, और एक अपने पास बच जाएगा, उसको जरा एडजस्ट करते हैं हम लोग, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और एक जगह बनेगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं, अपने पास 0 से पाई साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये 2 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई टाइम्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पाई ये पूरे पे है, सिर्फ फर्स्ट टर्म पे नहीं है। तो ये हो गया पाई टाइम्स 0 to पाई, ये साइन बाई कॉस टैन, और एक कॉस बच गया, उसको एडजस्ट करके लिखते हैं सेक एक्स टैन एक्स, और ये आएगा अपने पास सेक एक्स टैन एक्स के बाद -0 से पाई टैन स्क्वायर बनेगा, लेकिन उसको लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है हमें। तो ओवरऑल अब मैं बोल सकता हूँ कि आई का वैल्यू आ गया पाई/2, ये अपने पास आ गया सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स पे 0 से पाई रख देंगे, और माइनस सेक स्क्वायर का होता है टैन एक्स, तो टैन एक्स के ऊपर रख देंगे 0 से पाई, और माइनस माइनस +1, यानी वहाँ पे इंटीग्रेशन उसका एक्स हो रहा होगा, 0 से पाई फिर से रख दिया। बस इसको इवेलुएट कर लेंगे, तो पाई/2 हो गया, और यहाँ पे सेक पाई का मतलब -1, और 0 रखेंगे तो फिर से -1, तो -2 हो गया, माइनस यहाँ पे पाई रखेंगे तो tan पाई भी 0 और 0 पे भी 0, तो ये -0, और लास्ट में अपने पास आ जाएगा पाई, तो ये पाई-2 हो गया। तो बेसिकली पाई/2, और अपने पास क्या आ गया, पाई-2। तो अगर ये 2 को अंदर भेजें तो ये आ गया पाई/2 -1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y एंड द लाइन y इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सर्किल गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर 0 0 रहेगा सर्किल का, और ये अपने पास एक सर्किल हो गया। अब पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो जिसपे स्क्वायर नहीं होता है ना, उसकी तरफ ओपन होता है पैराबोला, तो ये ऐसे ओपन अप हो गया इधर y एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स एक लाइन भी गिवन है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि y इक्वल टू एक्स तो ईजी है ड्रॉ करना, उसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे, पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास 8 है, और इसमें अगर ये एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y -8 इक्वल टू 0 हो गया इधर। और अगर -8 इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 4y एंड -2y -8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y कॉमन ले लें तो y प्लस 4 हो गया, और अपने पास -2 कॉमन लेते ही अगेन एक और y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो राइट नाउ हमारे पास y प्लस 4 कॉमन आ गया, और एक जगह पे y -2 कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू 0 करते से ही y का वैल्यू -4 और एक वैल्यू आ गया 2। बट सिंस ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, ये नेगेटिव वाला y हटा देंगे, सिर्फ ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे ही y का वैल्यू 2 रखेंगे हमारे पास x, अपने पास x का वैल्यू भी आ जाएगा, राइट। क्योंकि y का वैल्यू अगर अपने पास 2 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y था, तो 2y का वैल्यू कितना हो गया 4, तो यानी x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, -2 या फिर +2। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हम बोल सकते हैं कि ये -2, 2 है, और राइट साइड में बोल सकते हैं ये 2, 2 है। इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स वाला जो लाइन है ना, वो भी इस 2, 2 से ही पास करेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि वहां पे भी तो x और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये y इक्वल टू एक्स वाला कर्व हो गया। तो एरिया बाउंडेड बाय सर्किल, पैराबोला एंड लाइन, कौन सा ऐसा एरिया है जो लाइन से भी बाउंड है ना, सर्किल से भी बाउंड है, और पैराबोला से भी बाउंड है। तो वो पर्टिकुलर एरिया अपने पास देखिएगा कौन सा हो गया, ये हो गया, जो डॉटेड पोर्शन से मैं शो करूंगा, ये सर्किल से भी बाउंडेड है ना, नीचे की तरफ ये पैराबोला से भी बाउंडेड है, और इधर की तरफ ये लाइन से भी बाउंडेड है। तो अपने को ये एरिया फाइंड आउट करना है, जो डॉटेड एरिया मैंने शो किया है, दिस इज आवर ओरिजिन। तो अब कैसे इसमें आगे प्रोसीड किया जाए, आपको लाइन, सर्किल और पैराबोला से बाउंड वाला एरिया निकालना था, तो इसलिए आप इधर मत आ जाइएगा, ये वाला पोर्शन आपको नहीं फाइंड करना है, वो तो लाइन और पैराबोला हो गया फिर।
तो अगर आप ध्यान से देखो ये -2 वाला इलाका था, ये अपना 2 वाला पॉइंट था। तो अगर मैं सर्किल के ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलूं और -2 से 2 तक जाऊं, तो ये पूरा सर्किल के नीचे का एरिया आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए एक बार शेड करके दिखाता हूँ, फिर हटा दूंगा। ये सर्किल के पूरे नीचे का एरिया आ जाएगा यहाँ तक, दोनों जो मैंने डैश लाइंस ड्रॉ किया -2 और 2 पे। तो इसका मतलब मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप -2 से 2 तक सर्किल वाले इक्वेशन का यूज करके, तो ये √8 - x² dx इसकी बात कर रहा हूँ। बट इससे पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा नहीं चाहिए, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे और उसको -2 से 0 तक मूव करा देंगे। तो मैंने क्या बोला, -2 से 0 तक, और इस बार पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला में y का वैल्यू क्या है, x²/2 dx हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ लेफ्ट का सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट की तरफ और ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना है, ये लाइन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पूरा का पूरा लाइन से ही वर्टिकल स्ट्रिप ले लो और 0 से 2 तक उसको मूव करा दो। करेक्ट, तो वो हो जाएगा -इंटीग्रेशन 0 से 2, और अपने पास y=x है dx। बस ये हमें सॉल्व कर लेना है और यहाँ से अपने को आंसर आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर -2 से 2 तक जाना है तो आप 2 टाइम्स करके 0 से 2 तक चले जाओ, 0 से 2 तक। तो लिमिट्स मैंने चेंज कर दिया है, अब मैं 0 से 2 तक डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया था। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, x/2 लिखते हैं और जो रूट के अंदर है वो एज इट इज कॉपी कर देते हैं, √8 - x²। फिर अगला टर्म होता है जो भी यहाँ पे a² वाला टर्म है, यानी 8 है तो 8/2, और फिर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पे 8 था उसी का स्क्वायर रूट, यानी 2√2 हो जाता है। ये पूरा का पूरा लिख लिया, लेकिन लिमिट 0 से 2 तक ही यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता है -2 से 2 तक जाने की बजाय मैं सिर्फ 0 से 2 जा रहा हूँ, तभी तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया था। और इधर माइनस साइन है, 1/2 को x³ अपना इंटीग्रेशन हो गया x² का, और -2 से 0 तक फिर से लिमिट रख दिया माइनस। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा x²/2, ये हो गया 0 से लेकर के 2 तक। अब जरा लिमिट पुट करते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप 2 पुट करोगे लिमिट, ये हो जाएगा 2 इंटू, पहला टर्म बनेगा 1, और 8 - 4 वो आ जाएगा 2। इधर भी 2 रखने से साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होगा, और 8/2 भी 4 है, तो π/4 में से 4 कैंसिल आउट होकर के सिर्फ पाई बचेगा। तो ये अपना अपर लिमिट रखने पे आ गया। लोअर लिमिट में तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इधर अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस 8/3 हो जाएगा, क्योंकि -2 का क्यूब -8 होता है। यहाँ पे भी 1/2 को बाहर खींच लिया और x² में 2 और 0 अपर और लोअर लिमिट पुट किया, तो वो आ जाएगा 4 - 0। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 2π, यहाँ पे आ जाएगा -4/3, और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवरऑल देखते हैं कितना आता है। 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 - 4/3 प्लस 2π हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 6 - 4 कितना हो गया, 2/3 प्लस 2π। जरा चलते हैं और ऑप्शंस चेक करते हैं। 2/3 प्लस 2π फर्स्ट ऑप्शन में ही अपने को मिल गया, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 3e⁻x dx इज इक्वल टू एल, तो हमें ये एल का वैल्यू बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसी को सिर्फ y मान लो आप, 3e⁻x, तो बेसिकली ये हो गया 3/e⁻x। अब अगर हम लोग x को बढ़ा रहे हैं तो e⁻x भी बढ़ेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव भी होता है, y घटेगा, तो ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, x बढ़ाने पे y कम हो रहा है। इससे क्या फायदा होगा, इसमें इंटीग्रेशन में सडनली मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप एक बार 0 पुट कर दो, x की जगह 0 आप पुट करोगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जरा पे आप सोचो कि अगर मैंने x की जगह पे ln3 रख दिया, क्योंकि वो सामने मुझे कोफिशिएंट 3 दिख रहा है, इसलिए मैं ln3 लेके चल रहा हूँ। उसका लॉजिक यही है। तो अगर मैंने x की जगह पे ln3 रखा, तो ये y क्या बन जाएगा, 3/e⁻ln3, और e के ऊपर जब ये ln का मतलब भी सेम बेस होता है, e होता है, तो वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा 3/3, और ये आ गया 1। इसका मतलब क्या, कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, और डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी x का वैल्यू अगर ln3 से ज़्यादा आता है तो y का वैल्यू तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, y <1 हो जाएगा। और अगर y <1 हो गया तो ये तो पक्का है कि इतना तो हो ही जाएगा। y <1 का मतलब या तो
अब देखो वो पूरा का पूरा वैल्यू जो है जीरो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उसमें इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपको भले ही इनफाइनाइट तक गिवन है क्वेश्चन, बट आपको सोचना कहाँ से कहाँ तक है। जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको जाना है LN3 तक। अब उसमें सोचना है कि और क्या फर्दर प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने का। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। ये इतनी बातों का मेन जो कंक्लूजन है वो हम लोग निकाल के रख सकते हैं। सिंस ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जीरो पे जो थ्री वैल्यू है ना, वो एक्चुअल में अगर आप जीरो से नीचे जाते तो वैल्यू और ज्यादा रहता वाई का, बट जीरो से नीचे तो अलाउड ही नहीं है, जीरो से इन्फिनिटी की तरफ आगे जाना था। जैसे ही जीरो से हल्का सा भी वैल्यू बढ़ा होगा, ये थ्री से हल्का सा वैल्यू कम हो गया होगा, और जैसे ही वो थ्री से कम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देगा टू। तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये जीरो से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पहला आंसर आएगा आपका टू, है ना। जीरो से हल्का सा भी आगे होंगे तो अब बात यह है कि कब तक वो टू मेंटेन रख सकता है, वो आपको सोचना है। तो आप वो चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार समझिएगा कि ये y का वैल्यू जो 3/e⁻x था, अगर मैं x की जगह पे ln 3/2 रख देता तो इस बार वो क्या बनता, 3/3/2, तो थ्री थ्री कैंसिल होके यहाँ पे टू आ जाता। इसका मतलब जैसे ही x की जगह पे किसी ने ln 3/2 रखा, वैल्यू आया टू, और 3/2 ln 3/2 बेसिकली उससे जैसे ही आगे जाएंगे वैल्यू y का वैल्यू टू से भी कम हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर वन दे देगा। इसका मतलब ये जो लिमिट है ना, आप डायरेक्ट ln 3 तक नहीं जा सकते, उसमें भी आपको ln 3/2 पे रुकना पड़ेगा। और जैसे ही आप ln 3/2 से वैल्यू x का बढ़ाओगे, होगा क्या कि ये जो टू वैल्यू था यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है, साइड में मैंने आपको शो भी किया कि ln 3/2 पे वैल्यू क्या है टू। जैसे ही आप x का वैल्यू ln 3/2 से हल्का सा भी बढ़ाओगे, वो वैल्यू टू से कम हो जाएगा, और टू से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा तुरंत, चाहे 1.99 हो, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही होता है। तो अब आप ln 3 तक जा सकते हो, और इस बार ये आंसर आ गया 1 dx। तो सिंपल सी बात है, ये टू हो गया अपर लिमिट, आप रखोगे यहाँ पे 3/2 माइनस जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस ln 3 माइनस ln 3/2। तो यहाँ पे 2 ln 3/2 माइनस ln 3/2 मिला के सिर्फ एक ln 3/2 बचेगा, और यहाँ पे भी अपने पास प्लस ln 3 है। तो ओवरऑल ये बन गया ln 9/2। बट आप अगर ऑब्जर्व करो तो गिवन ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है अपने क्वेश्चन का, ln 9/2 लॉजिकली। क्वेश्चन में 25 है, द एरिया ऑफ द रीजन डिफाइंड बाई मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y एंड लेस देन इक्वल टू वन, एंड x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू वन इन xy प्लेन। तो सबसे पहले ये तो सर्किल है, वो तो आइडेंटिफाई हो ही रहा है, उसका रेडियस जो है वन से कम रहना चाहिए। तो एक सर्किल अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये पक्का है कि सर्किल में भी लेस देन है, तो इसी के अंदर आपको कोई एरिया पर्टिकुलर फाइंड करना है। अब वो एरिया कौन सा है, वो इससे भी रिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी है। तो पहला वाला जब मॉड हटाएंगे तो उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आएगा कि मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y का वैल्यू -1 से ज़्यादा हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, यही रूल होता है। एक मॉड हटाते ही ये इफेक्ट आया। तो इसका मतलब आप निगेटिव साइड में भी अब आना चाहे तो आ सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे अब लाइंस की इक्वेशन बनेंगी। फॉर एग्जांपल एक बार बन जाएगा, एक बार मॉड x निगेटिव के साथ ओपन हो सकता है, एक बार मॉड y ओपन हो सकता है निगेटिव के साथ। तो मतलब x और y के साथ सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे x प्लस वाई भी हो सकता है, -x प्लस वाई भी हो सकता है, -y प्लस x हो सकता है, ठीक है, -x माइनस वाई हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। तो मतलब यहाँ पे चार अलग अलग लाइंस बनेंगी, बट वन को तो क्रॉस करने वाला कोई नहीं है इसमें। तो बेसिकली कुछ सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर ये अपना पॉइंट है 0,1, जरा सभी पॉइंट्स को मार्क कर लें पहले। ये अपने पास एक्स एक्सिस है तो ये -1,0 होगा, राइट। इसको जरा मार्क कर लेते हैं पहले। -1,0 हो गया, इधर अपने पास 1,0 हो गया, और नीचे अपने पास 0,-1 हो गया। तो हर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रहा है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन अपने पास इस तरीके से आ जाएगा, एक इस तरीके से आ जाएगा, एक इस तरीके से आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी बोला गया है कि इससे भी कम रहना चाहिए। तो बेसिकली सर्किल से भी कम, सर्किल के भी अंदर और इस लाइन के भी अंदर, मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो किसी आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं A1 निकाल लूँ तो पक्का यहाँ पे पता है कि बेस 1 है, हाइट भी 1 ही है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अपने पास 1/2 ही रह गया। तो रिक्वायर्ड जो एरिया है टोटल एरिया वो 4 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा, यानी 4 इंटू हाफ हो जाएगा, यानी कितना आ गया 2।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, एरिया ऑफ वन लूप फॉर्म्ड बाई मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स इज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ देखो। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बना रखा है, 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में ऊपर और पाई से 2 पाई में नीचे ग्राफ होता है। तो मॉड लेने से मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे तो एक लूप का पूछा गया है, तो मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया वाई डी एक्स। अब देख सकते हो, तो एक लूप का A1, यानी बेसिकली मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से पाई तक गए, और सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ वैसे ही पॉजिटिव है, तो मैंने मॉड हटा दिया। वो साइन एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड क्यों लगाए, तो साइन एक्स डीएक्स ले लिया। तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो वो लिख दिया यहाँ पे। और लिमिट 0 से पाई है, वो पुट कर दिया। तो अपर लिमिट पुट किया पाई, तो वो बन गया माइनस कॉस पाई। फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट किया, तो माइनस कॉस 0 हो गया। अब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ -1 1 हो गया। और फिर से यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस 0 यानी 1 हो गया। यानी आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 2। तो एक लूप का एरिया 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर द एमयू बीटेक प्रिपरेशन। सो बेस्ट कंटेंट के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए डू ज्वाइन आवर कंप्लीट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ग्राफ वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 50 मॉड एक्स इक्वल टू 625 डिवाइड द प्लेन इनटू रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इज। तो यहाँ पे मॉड होने की वजह से एक बार आप x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार x लेस देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x और x सेम ही होता है, तो हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 50x इज इक्वल टू 625। अब ये 625 बेसिकली 25 का स्क्वायर होता है ना, तो उसको हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे और वाई स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे अपने पास 2xy है, और प्लस यहाँ पे 50x इक्वल टू 0 है। यहाँ बन जाएगा y माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये अपने पास y माइनस 25 y प्लस 25 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। और यहाँ पे आप देखो 2x कॉमन लेते ही y प्लस 25 बन जाएगा, दैट इज 0। तो y प्लस 25 कॉमन ले लेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यानी y का एक वैल्यू तो आ गया -25, और उसके बेसिस पे जब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2x -25 और प्लस 25 कैंसिल भी हो सकता है, और 0 आ x लेस देन 0 पे सॉल्व करें तो सब कुछ सेम रहेगा। फर्क कहाँ पे आएगा कि वाई स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर लिखा हमने, और यहाँ पे अपने पास प्लस 2xy था, वो -50x हो जाएगा। बस वो -50x होगा क्योंकि x अब निगेटिव है। और यहाँ पे एज इट इज y माइनस 25 और एक ब्रैकेट में y प्लस 25। ठीक है, और यहाँ पे प्लस अपने पास सेम टू सेम वही 2 कॉमन लेंगे हम लोग, 2 के साथ x भी कॉमन आ जाएगा, और y माइनस 25 इस बार हम लोग दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले सकते हैं। तो y माइनस 25 कॉमन लेते ही इस बार बच जाएगा 2x, है ना। इस बार बचेगा 2x प्लस, हो गया 2x प्लस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इस बार आ गया अपने पास y का कोऑर्डिनेट 25, और यहाँ से फिर हम लोग अगर हम लोग चाहें तो इसमें पुट करें तो 2x प्लस 50 हो जाएगा, यानी इक्वल टू -50 लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू -25 आ गया। तो जब हम लोग ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। आप देखो x -25 और y 25। अब अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये अपने पास y इक्वल टू -25 है, और यहाँ पे अपने पास y इक्वल टू 25 है। ठीक है, और अगर आप x की वैल्यूज पे गौर करो तो ये x की वैल्यू -25 बोला जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये -25 कहीं यहाँ पे इस तरीके का लाइन आप सोचो। और एक जगह पे आप देखो तो x इक्वल टू 0 आ रखा है ना, x इक्वल टू अपने पास एक जगह पे 0 आ रखा है, इसका मतलब y एक्सिस की बात चल रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल ये इधर 25 और इधर 25 मिला के 50 हो गया, और इधर ये 25 है, क्योंकि 0 के आगे तो आपको सोचना नहीं है, यही अपना x इक्वल टू 0 है ना। तो 25 ये वर्टिकल हाइट 50 हो गया, और ये पूरा एरिया निकालने के लिए इधर 25 हो गया। तो 50 इंटू 25 अगर करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटीग्रेशन 1 टू √3 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स।
तो यहाँ पे अगर आप बात करो 1/1 + x² dx की, तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। यहाँ पे राइट साइड में आप देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है tan इनवर्स x + c। तो बस उस पर लिमिट अप्लाई करना है 1 से √3। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करने पर tan इनवर्स √3 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास, इंटीग्रेशन sin² x - cos² x डिवाइडेड बाई sin² x cos² x dx इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप देखो अलग अलग, सिर्फ अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, मान लेते हैं पूरा इंटीग्रल आई है, तो मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया अलग अलग। तो पहले पार्ट में आप देखो तो ये sin² x कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में cos² कैंसिल हो जाएगा। तो 1/cos² ये बन गया sec² x, और 1/sin² बन गया cosec² x। अब हमें पता है कि tan x का ही डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x होता है, तो उसी डिफरेंशिएशन का उल्टा तो इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस cosec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x। तो आंसर क्या हो गया, tan x + cot x + c, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाएगा और लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो √3 tan देता है 60 डिग्री पे, तो π/3 लिख दिया, और 1 देता है 45 पे, यानी π/4। बस उसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, वो आ गया π/12, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास, इंटीग्रेशन sin² x - cos² x डिवाइडेड बाई sin² x cos² x dx इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप देखो अलग अलग, सिर्फ अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, मान लेते हैं पूरा इंटीग्रल आई है, तो मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया अलग अलग। तो पहले पार्ट में आप देखो तो ये sin² x कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में cos² कैंसिल हो जाएगा। तो 1/cos² ये बन गया sec² x, और 1/sin² बन गया cosec² x। अब हमें पता है कि tan x का ही डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x होता है, तो उसी डिफरेंशिएशन का उल्टा तो इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस cosec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x। तो आंसर क्या हो गया, tan x + cot x + c, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इंटीग्रल e⁻x 1 + tan x sec x dx इक्वल्स। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये e⁻x वाला इंटीग्रेशन है, तो इसमें अगर sec x से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो sec x + sec x tan x बनेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि अगर e⁻x के बाद फंक्शन हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो f'(x), तो उसका आंसर होता है e⁻x × fx + c। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो तो sec x ही अपना फंक्शन है ना, ये fx हो गया, और जो अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ sec x × tan x, वो बेसिकली f'(x) है। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न बन गया, इसलिए e⁻x × फंक्शन वही अपना आंसर हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 2x - x² एंड द स्ट्रेट लाइन y = -x। तो पहले तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ही, तो उसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y = -x इसमें पुट करते हैं, पुट y = -x इन y = 2x - x²। तो ये अपने पास आ जाएगा -x = 2x - x²। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे x² - 3x = 0, यानी x कॉमन, तो ये बन जाएगा x - 3 = 0, यानी एक x का वैल्यू 0 आया, दूसरा क्या आया 3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है। अब जरा ग्राफिकली इसको देखें कि यहाँ पे कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप्स अपने आगे के रखेंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो y = 2x - x² है। अगर आप सिंपल तरीके से बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो आप ये देखो कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, यानी जो भी पैराबोलिक बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, है ना। वो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो ऊपर बनता। अब दूसरी चीज की, अगर नीचे की तरफ बनेगा तो ऊपर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसके लिए आप dy/dx कर लिया करो। dy/dx क्या हो जाएगा, 2 - 2x = 0। इससे ये पता चल गया कि x = 1 पे जो है dy/dx 0 हो रहा है। अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव भी देख लो कंफर्म करने के लिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव अपना आएगा -2, विच टेल्स यू दैट लेसर वैल्यू के लिए मैक्सिमा होता है, तो मैक्सिमम अपना x = 1 पे आएगा। एक बात ये पक्की हो गई, डाउनवर्ड बनेगा। एक ये दूसरी बात पक्की हो गई। और अगर आप ये y का वैल्यू = 0 करते हो, तो वहां से आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगा x का, एक तो x = 0 आएगा, और दूसरा अगर आप देखो तो 2 आएगा।
इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा, जीरो से पास किया, एक हाईएस्ट पॉइंट पे गया और फिर वापस से ऐसे जीरो आ गया। और ये हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आया है वो भी अपने को पता है कि x इक्वल टू 1 पे आ चुका होगा। थोड़ा सा मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आपको इसमें सिखा दिया कि dy बाई डी एक्स करके आप जीरो करो, सेकेंड डेरिवेटिव जहाँ पे निगेटिव वहाँ पे मैक्सिमा। तो यहाँ से जीरो पे शुरू हुआ था कर्व, बेसिकली जीरो पे y जीरो था और एक और पॉइंट पे जीरो था, कहाँ पे, जब x का वैल्यू 2 था। अब जो दूसरा लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स, बेसिकली वो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, जीरो पे और 3 पे। तो ये कर्व नीचे की तरफ ऐसे आ रहा होगा। अब आप ऑब्जर्व करना ध्यान से, ये भी ऐसे इधर की तरफ जा रहा है। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये कुछ ऐसे जाके इंटरसेक्शन होगा उसका, ओरिजिन से पास किया और ये नीचे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा और क्लियरली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ये ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके समझने के लिए। ये कुछ ऐसे पास कर गया, दिस इज आवर y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ठीक है। और ये जो कर्व है, अगर वो आप सोचो कि ये जाके आगे इंटरसेक्ट किया, तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उस पे x का वैल्यू क्या है वो आपको सोचना है, और वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये जो कर्व इंटरसेक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, 3 पे, तो यानी x का वैल्यू क्या है, इस मोमेंट पे x का वैल्यू 3 है। तो अब जरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं ये पॉइंट B है, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट A है। तो ये पहले ये वाला डॉटेड एरिया निकाल लेते हैं। अब देखना जो सिंपल है उस पे पहले वर्क कर लेते हैं। ये एरिया मान लेते हैं A1 है। तो A1 के लिए सिंपली क्या करना है, हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप लेना है और 0 से लेके 2 तक उसको ट्रेवल करा देना है, ठीक है, y। और ये अपने पास dx हो गया जो उसका विड्थ है। तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कौन सा कर्व है, y dx रखेंगे और 0 से कहाँ तक जाना है, 2x का वैल्यू। और y की जगह कौन सा कर्व है ये वो रख दो आप, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बना और बाई 2 होके 2 कट गया, माइनस ये बन गया एक्स क्यूब बाई 3। इसके ऊपर आप लिमिट पुट कर दो 0 से 2। तो जरा देखते हैं ये कितना आंसर आता है। 2 रखते ही ये आ गया 4 माइनस 8/3, और 0 रखने पे तो 0 आ गया, खत्म हो गया वो। एलसीएम लेंगे तो 4 × 3 12 माइनस 8 इज 4/3। तो एक एरिया तो आ गया सीधे सीधे। तो यहाँ पे जो भी ये डॉटेड एरिया रिक्वायर्ड और जो ऐड अप करना है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकाल लेते हैं, जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि बी का अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखो तो वो 3,0 हो जाएगा। और हाइट भी भले डाउनवर्ड जा रहे हैं 0 से -3, है ना। ए का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखो, ये ए का कोऑर्डिनेट तो -3 लिखा हुआ है, बट ट्रायंगल का एरिया तो निगेटिव नहीं ले सकते ना, वो तो पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो 9/2 आ गया। अब ये जो माइनस करना है एरिया साइड में, क्योंकि ट्रायंगल में तो पूरा एरिया आ गया ट्रायंगल का, ये वाला शेडेड पोर्शन हमें माइनस करना है, ठीक है, उसमें से, तब ये डॉटेड वाला बचेगा सिर्फ लेफ्ट में। तो उसके लिए मैंने फिर से वर्टिकल स्ट्रिप एज्यूम कर लिया, जिसका लेंथ अपने पास y हो जाएगा और विड्थ अपने पास dx, और उसको मूव कराना है 2 से 3। मान लेते हैं ये एरिया जो माइनस करना है वो A2 है। तो A2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 से 3 तक अपने को जाना है, और कर्व वही है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू। तो y dx होता है, तो वो हमें माइनस करना है, निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। तो ये अगेन ऊपर जैसा एक्सप्रेशन बना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 ही बनेगा। फर्क क्या है, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो गई, 2 से 3 तक जाना है। तो 3 का स्क्वायर अपने पास 9 आगे हो जाएगा, 9, क्योंकि 3³ बाई 3, 3 स्क्वायर जो कि 9 हो गया। और माइनस अब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 9 तो 0 हो गया। और इधर अपने पास 4 माइनस 8/3 अगर करते तो वो आता बेसिकली 12 माइनस 8 4/3, लेकिन सामने माइनस साइन भी है ना, ये तो 0 हो गया था। तो ये अपने पास आएगा -4/3 ना। आप समझना इस बात को, ये A2 जो एरिया है वो तो मॉड के अंदर रहेगा पूरा, कभी भी वो निगेटिव नहीं होगा। तो ये जो आंसर आएगा वो -4/3 जो हमने लिखा है वो पूरा का पूरा मॉड के अंदर, ये जो आंसर आएगा वो भी आएगा 4/3। तो जब आप फाइनली आंसर देने जाओगे आंसर, तो उसमें क्या करोगे, पहले आप ऐड करोगे 4/3 प्लस ट्रायंगल का एरिया 9/2, और फिर फाइनली ये जो शेडेड पोर्शन है वो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये -4/3 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर सिर्फ बचेगा 9/2।
आई होप कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई टू पैराबोलास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला तो पैराबोला है ही नहीं, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दूसरा वाला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि दो पैराबोला बोल रहे हैं तो दो होना चाहिए ना, एक तो लाइन हो गया था। ठीक है, अब चलिए यही एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, होपफुली आंसर अपना मैच करे। तो अपने पास दो पैराबोला है, तो एक पैराबोला ऐसे ओपन होगा, ठीक है, और दूसरा पैराबोला अपना कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ओपन होगा, और यहाँ पे ये जाके इंटरसेक्ट करेंगे। और मुझे दिख भी रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट सपोज अगर ये ए है, तो वो कैसे निकाला जा सकता है, मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को दूसरे वाले कर्व में रख दूंगा, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन जो दूसरा वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो ये बात तो दो पॉइंट पे सही हो सकती है, या तो एक्स इक्वल टू 0 हो, या फिर अपने पास एक्स इज इक्वल टू 1 हो, और कहीं ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रियल नंबर की बात करें तो, क्योंकि आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे, एक्स को लेफ्ट में लेके आओगे, फिर एक्स कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो एक्स 0 होगा, या तो एक्स क्यूब माइनस 1 0 होगा। अब एक्स क्यूब माइनस 1 0 तब होगा जब एक्स का वैल्यू 1 होगा, और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि ये 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आया है 1। तो ए 1 अगर आया है, आई मीन एक्स अगर 1 आया है, तो ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो भी 1 हो गया। अब यहाँ से एक अगर लाइन हम लोग ड्रॉप कर लें, तो ये अपने पास बेसिकली आ गया 1,0। तो ये जो एरिया बाउंड हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो नाम दे जरा अच्छे से। ये जो पैराबोला है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हुआ है। जिसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं रहता, उसी की तरफ पैराबोला का माउथ ओपन होता है। तो अगर आप देखो, ये वाई एक्सिस की तरफ ओपन हुआ है ऊपर वाला पैराबोला, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे स्क्वायर नहीं रहेगा, तो किसके ऊपर रहेगा, एक्स वाले पे। जिसके तरफ, एक और बार रिपीट करता हूँ, जिसके तरफ भी पैराबोला ओपन होता है, उस वाले टर्म पे स्क्वायर नहीं रहता है। तो ये y की तरफ ओपन हो रहा है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर ये एरिया निकालना है, तो पहले तो आप इस वाले पैराबोला के ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो। ठीक है, उससे पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये ओ ए बी, अगर इस पॉइंट को मैं बी मान लूँ और ये ओरिजिन है, तो ओ ए बी पूरा एरिया आ जाएगा। और फिर आप इस वाले पैराबोला के नीचे का जो एरिया है वो सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये दो वर्टिकल स्ट्रिप आपको काउंट करना है। तो जैसे ही आप ये करोगे, सिर्फ ये वाला जो डॉटेड एरिया में शो करने जा रहा हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू, अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, इसका लेंथ हम लोग y लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, विड्थ dx। ठीक है, ये तो जनरल नॉमेनक्लेचर है, तो दोनों केस में y dx ही होगा। अब हमें करना क्या है कि 0 से 1 तक, है ना, आप देखो एक्स एक्सिस में देखो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 0 से 1 तक। तो 0 से 1 तक स्लाइड कराना है वर्टिकल स्ट्रिप को, और y अपर, ठीक है, y अपर माइनस y लोअर, वो वाले कर्व को आपको ध्यान देना है। ये करके और dx कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 0 to 1, y अपर क्या है, अगर आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो अपर वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब वाई इक्वल टू रूट एक्स भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया रूट एक्स डी एक्स, बट डी एक्स तो एक साथ हम लोगों ने बाहर लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस वाई लोअर, अगर आप देखो लोअर वाले कर्व को, तो लोअर वाला कर्व ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये लोअर वाला कर्व तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, ये अपना y इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स था, तो मैंने प्लस वाला लिया क्योंकि ऊपर वाले कर्व को एज्यूम कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे डी एक्स। तो अब अपने पास इसको सॉल्व कर लें, तो रूट एक्स का मतलब एक्स पे पावर है हाफ, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से 1 ऐड हो जाता है, तो 3/2 ऐड हुआ, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ गया, माइनस ये बन गया एक्स क्यूब बाई 3, पावर में 1 ऐड हो जाता है, और उसी पावर से नीचे डिवाइड करना पड़ता है, यही रूल होता है। और इस पे लिमिट पुट कर दिया 0 से 1।
तो अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 2/3 माइनस 1/3 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? 2/3 माइनस 1/3। और अगर 0 रख दिया तो डायरेक्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या आंसर आ गया अपने पास? 2/3 माइनस 1/3 का 1/3, ये हो गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द इंटीग्रल रूट ऑफ 16 माइनस 9x स्क्वायर इज। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज गिवन बाई x/2 होता है सबसे पहले तो। फिर अपने पास सेम स्क्वायर रूट जिसका इंटीग्रेशन करना है वही हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद अपने पास एक टर्म आता है a²/2 का, और फिर यहाँ पे हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। तो यहाँ पे बस a की जगह पे आप देखो तो 4 रख दें अगर, तो 16 यहाँ पे बन जाएगा, और 9x की जगह पे हमें रखना पड़ेगा बेसिकली 3x, ताकि वो 3x का होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। इसमें 3x की जगह पे मैं t रख देता हूँ, ठीक है, ताकि जहाँ पे 9x स्क्वायर है वहां पे क्या बन जाए? t²। और अपने पास 16 को लिख लेते हैं, लेट सपोज ये इंटीग्रल i है अपना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस अब जाके t² बन गया। और जो dx का टर्म है उसको रिप्लेस करने के लिए ये 3x इक्वल टू टी जहाँ पे एज्यूम किया है वहां पे डिफरेंशिएशन कर लें तो 3dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और आई कैन से कि dx की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? dt/t। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया dt, और जो 1/3 था उसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3। अब जरा ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वही फॉर्मेट हो गया। ओनली डिफरेंस इज व्हाट? इस बार वो आ जाएगा t/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर सेम टू सेम रखना है माइनस t² प्लस a²/2। तो a² मतलब वही 4²/2 साइन इनवर्स ऑफ, वहां पे x/a था, यहाँ पे t/a हो जाएगा, a मतलब 4, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आंसर था, जो भी t का वैल्यू था बेसिकली उसको रख देंगे। तो ये आ गया 3x/2, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 16 माइनस t² का वैल्यू कितना था? 9x², राइट, प्लस 4² इज 16, 16/2 इज 8, साइन इनवर्स ऑफ t की जगह पे 3x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन जाएगा अपने पास, 3 को अगर अंदर भेजे तो 3 और 3 कैंसिल होके x/2, स्क्वायर रूट का टर्म 16 माइनस 9x² प्लस ये हो जाएगा 8/3 साइन इनवर्स ऑफ 3x/4, और प्लस अपने पास क्या रह गया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप अगर देखो तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 to 0 dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस x² माइनस 4x। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके प्रॉपरली लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। माइनस अगर आप अंदर ही अंदर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब जरा और आगे चलते हैं, ये है अपना -2 to 0, ठीक है, dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, अब ये x² प्लस 4x है, तो इसमें जरा सा हम मैनिपुलेशन करने की सोचते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+2 का होल स्क्वायर? जैसे ही x+2 का होल स्क्वायर लिखा, x² और 4x तो मिल जाएगा, साथ में +4 भी मिलेगा, बट हमें तो चाहिए -12, तो इसलिए मैं -16 कर दूंगा ताकि +4 और -16 मिला के फिर से वापस -12 आ जाए। अब ये जो माइनस हमने कॉमन लिया था वापस से उसको अंदर सेंड कर देंगे। तो क्लियर कट आई थिंक आपको आराम से समझ में आ गया कि ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो माइनस साइन के साथ है अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस अपने पास हो जाएगा x+2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं x+2 की जगह पे t पुट कर देता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएट करने पे दोनों साइड dx इज इक्वल टू dt, और साथ में लिमिट्स भी अगर आप देखो तो x जब -2 है, x इक्वल टू -2,
उस समय t क्या हो जाएगा 0, और जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि i इज इक्वल टू नाउ 0 से 2 हो गया, ठीक है, dx की जगह dt हो गया, एंड दैट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास हो गया 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लिमिट दे दिया गया है तो हम वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं, dt को dx भी लिख लेंगे आप तो सेम ही आंसर आएगा। तो आई कैन इजीली रिप्लेस दिस dt d इंटू डी एक्स टर्म्स ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है, लिमिट्स तो पुट होंगे। तो मैं इसको डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। बिकॉज प्रॉपर्टी होता है कि 0 टू ए, अगर सपोज कोई भी अपने पास एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल है तो आप उसको 0 टू ए एफ टी डी टी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर में, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जिसका स्क्वायर हो रहा होता है वो ए होता है, तो वो हो गया अपने पास 4। तो साइन इनवर्स एक्स बाई 4 आ गया अपने पास, और इसके ऊपर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 टू 2। तो ये अपने पास अपर लिमिट पुट करने पे आएगा साइन इनवर्स 2/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करके। तो ये अपने पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, और साइन इनवर्स हाफ का मतलब 30 डिग्री यानी π/6। तो करेक्ट आंसर अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स ऑल, हमने 35 इंटीग्रल कैलकुलस के जो एमी ट्रिपल ई बीटेक के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।